हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस प्रयागराज। तो आज आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही बेहतरीन से चैप्टर में जिसका नाम है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। क्या नाम है बच्चों? प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। काफी इंटरेस्टिंग सा चैप्टर होने वाला है ये, क्योंकि प्रिंटिंग के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, हमको पता है कि प्रिंटिंग क्या होती है, ठीक है, और उसका मॉडर्न वर्ल्ड से क्या रिलेशन है। और ये जो प्रिंट का कल्चर है, जैसा आज हम देख रहे हैं, जैसी टेक्नोलॉजी आज हम देख रहे हैं कि प्रिंटिंग कितनी इफेक्टिवली हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं इसका बहुत ही लॉन्ग हिस्ट्री रहा होगा कि कब से इसकी शुरुआत हुई है कि आज हम इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज देख रहे हैं। तो इसकी शुरुआत तो कहीं ना कहीं से हुई होगी। तो उसके बारे में हमको पूरा इस चैप्टर में पढ़ना है कि आज का जो हम प्रिंट कल्चर देख रहे हैं, हमारा आज का जो हम मॉडर्न वर्ल्ड देख रहे हैं, वो कैसा है। क्लियर? सो अब हम अपने चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। So it is difficult for us to imagine a world without printed matter। अब तो ये सीधी सी बात है कि विदाउट एनी प्रिंटेड मैटर हम अपनी लाइफ को तो हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। आपके पास देखिए बुक्स रहती हैं, मैगजीन्स हैं, जो भी आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, जो भी आपको लेटर्स वगैरह मिलते हैं, ठीक है, चाहे हम लेटर की बात करें, एप्लीकेशंस की बात करें, कुछ भी जो हमको फॉर्मेट में मिलता है, जो भी प्रिंटिंग फॉर्मेट में मिलता है, तो उसके बगैर हम अपने लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते हैं, हम इस वर्ड को इमेजिन ही नहीं कर सकते। क्लियर? वी फाइंड एविडेंसेस ऑफ प्रिंट एवरीवेयर। हर तरफ तो हमको प्रिंट के ही एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक बुक्स हो गया, जर्नल्स हो गया, न्यूज़पेपर हो गया। न्यूज़पेपर एकदम कॉमन है, ठीक है, और प्रिंट ऑफ फेमस पेंटिंग्स एंड आल्सो इन एवरीडे थिंग्स। चाहे हम थिएटर प्रोग्राम्स की बात करें, ऑफिशियल सर्कुलर्स की बात करें, कैलेंडर्स की बात करें, डायरीज हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, सिनेमा पोस्टर्स हो गया, तो हर तरफ हमको सिर्फ और सिर्फ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है, प्रिंटिंग कल्चर देखने को मिल रहा है। सब कुछ प्रिंट में ही हमको देखने को मिल रहा है। We read printed literature, see printed image and follow the news through newspapers, track public debates that appear in print. We take for granted this word of print and often forget that there was a time before print। आप देखो हमारे चारों तरफ, हमारे सराउंडिंग में हर तरफ सिर्फ और सिर्फ प्रिंटिंग के ही इतने सारे हमको एविडेंसेस देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी तो जानना जरूरी है ना कि जब प्रिंट नहीं रहा हुआ होगा, ठीक है, जब प्रिंट कल्चर कोई नहीं रहा होगा, कोई भी चीज हमको प्रिंट में नहीं मिलती रही होगी, तब का टाइम कैसा था, वो दौर कैसा था। We may not realize that print itself has a history which has in fact shaped our contemporary world। ठीक है, अब इसमें बोला गया that we may not realize, क्या हमको इसके बारे में हमको तो पता भी नहीं होगा कि क्या कभी प्रिंट के पहले कभी कोई कल्चर रहा होगा जहां पर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी रही नहीं होगी। एंड व्हाट इज दिस हिस्ट्री? अब वो हिस्ट्री क्या थी, वो दौर क्या था जहां पर हमको प्रिंट की चीजें जो है वो नहीं देखने को मिलती हैं। When did printed literature begin to circulate? और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? How has it helped us create the modern world? और आज हम जो मॉडर्न वर्ड देख रहे हैं जिसका बेसिस कहीं ना कहीं हमारा प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, तो ये कैसे क्रिएट होता है। तो इन्हीं सारी चीजों के बारे में हमको इस चैप्टर में अपना पढ़ना है। क्लियर? नेक्स्ट, इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंट। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे हमारा जो भी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, प्रिंट कल्चर रहा है, जो उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है फ्रॉम इट्स बिगिनिंग इन ईस्ट एशिया टू इट्स एक्सपेंशन इन यूरोप एंड इंडिया। ठीक है, बिगिनिंग आपको देखने को मिल रही है ईस्ट एशिया में, एंड देन उसका एक्सपेंशन कहाँ देखने को मिल रहा है? यूरोप एंड इंडिया। We will understand the impact of the spread of technology and consider how social lives and culture change with the coming of print। ठीक है, अब देखिए मैं चैप्टर ही प्रिंट कल्चर का पढ़ा रही हूँ, प्रिंट टेक्नोलॉजी वाला पढ़ा रही हूँ। एंड जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैं खुद अभी फोटोकॉपी मैंने करा के लाया, तो उसमें मैंने देखा कितनी बड़ी बड़ी जो मशीनें अब लग चुकी हैं जिससे कि प्रिंटिंग होती है, फोटोकॉपी होती है, और मतलब एट अ टाइम इतने सारे पेजेस जो हैं एक साथ फोटोकॉपी हो जाते हैं, प्रिंट हो जाते हैं। तो आप देख रहे हो कि इस टेक्नोलॉजी की कहीं ना कहीं तो शुरुआत हुई रही होगी ना, और जब ये टेक्नोलॉजी नहीं रही होगी तब का दौर कैसा था, तो हम उसके बारे में इस चैप्टर में कंप्लीटली से एनालाइज करेंगे। पहला हमारा जो टॉपिक है बच्चों, पहले टॉपिक पर हम आते हैं, दैट इज द फर्स्ट प्रिंटेड बुक। ठीक है, फर्स्ट प्रिंटेड बुक के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। द अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड इन चाइना। जब हम अर्लीस्ट टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, ठीक है, अर्लीस्ट प्रिंटिंग की जब हम बात करते हैं तो वो डेवलप हुई है चाइना में, जापान में एंड
कोरिया में, ठीक है। हमको ये याद रखना है कि शुरुआत इसकी कहाँ से हुई है, चाइना से हुई है। एंड दिस वाज अ सिस्टम ऑफ हैंड प्रिंटिंग। अब ये जो सिस्टम चाइना से हमने देखा कि शुरुआत हुई है, तो कौन से सिस्टम की शुरुआत हुई, डायरेक्ट मशीन से नहीं प्रिंट होने लगा, प्रिंटिंग स्टार्ट भी हुई है तो डायरेक्ट वो प्रिंटिंग मशीन से नहीं हुई है, हैंड प्रिंटिंग स्टार्ट हुई है, क्लियर। फ्रॉम एड एडी 594, ठीक है। हम यहाँ पे देख रहे हैं 594 एडी की ऑनवर्ड्स की बात कर रहे हैं, इसके आगे की बात कर रहे हैं कि बुक्स इन चाइना वर प्रिंटेड बाय रबिंग पेपर, ठीक है। अब देखो कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, पेपर को रब करके जो है वहां पे प्रिंटिंग की शुरुआत की गई है, ऑल्सो इन्वेंटेड देयर, क्लियर, अगेंस्ट द इंक्ड सरफेस ऑफ वुड ब्लॉक्स, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, इंक्ड सरफेस ऑफ वुड ब्लॉक, कि वुड ब्लॉक्स में वैसे जो लेटर्स वो ऐसे अल्फाबेट्स बने होते हैं उसको, ठीक है, इंक, उसके ऊपर जो इंक सरफेस होती है, ठीक है, जिसमें इंक लगी होती है, और उसको रख के किसी भी, जैसे हम पेपर की बात करें तो पेपर का भी इन्वेंशन हमको चाइना से ही देखने को मिलता है। जब हम उसके ऊपर उसको प्रिंट करते हैं तो वो हैंड प्रिंटिंग होती है, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग इसको बोलते हैं, क्लियर। एज बोथ साइड्स ऑफ थिन पोरस शीट कुड नॉट बी प्रिंटेड। अब जैसे हम आज देखते हैं कि मतलब दोनों ही साइड, पेपर के दोनों साइड हम प्रिंटिंग करवा लेते हैं, लेकिन जब इसकी शुरुआत हुई थी तो बहुत ही थिन शीट आती थी, बहुत पोरस सी शीट आती थी, बहुत नाजुक सी, कि दोनों तरफ जो है प्रिंटिंग नहीं हो पाती थी, क्योंकि एक तरफ जब आप प्रिंटिंग करोगे तो पीछे साइड वो छप जाता था, क्लियर। द ट्रेडिशनल चाइनीज अकॉर्डियन बुक, ठीक है, इस बुक का आपको नाम याद रखना है कि द ट्रेडिशनल चाइनीज बुक का नाम है अकॉर्डियन बुक, वाज फोल्डेड एंड स्टिच्ड एट द साइड, ठीक है, उसको फोल्ड करके उसको सिला जाता था, क्लियर। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है अभी की जब टेक्नोलॉजी हम देखते हैं ना, बाइंडिंग करवा ली जाती है, तो उस वक्त बाइंडिंग नहीं होती थी, ठीक है, स्टिच किया जाता था बुक्स को। एंड सुपरबली स्किल्ड क्राफ्टमैन को डुप्लीकेट, अब यहाँ पे डुप्लीकेट होने की बात हो रही है, तो डुप्लीकेट भी कोई करता था उसको, जो है जहां आज हम देखते हैं, आपको जो कुछ भी चैप्टर पढ़ना है ना, तो आज से आप उसको रिलेट करके पढ़ते चलो तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप पहले की क्या बात हो रही है, कि पहले की बात हो रही है कि जिसको हैंड रिटन जो है उसको डुप्लीकेट किया जाता था, हाथ से लिख के उसको डुप्लीकेट किया जाता था, और आज हम क्या देख रहे हैं कि उसको मशीन में रखा एंड उसकी फोटोकॉपी हमको मिल जाती है, ठीक है। अब देखो जब उस वक्त डुप्लीकेट किया जा रहा होगा तो कोई ना कोई वैसे क्राफ्ट्समैन की भी जरूरत पड़ेगी कि जो उतनी ही बखूबी से उन्हीं कंटेंट को जो है वो दूसरी कॉपी पे, उसको दूसरी जो है शीट पे उसको उतार सके उस तरीके। तो जो क्राफ्ट्समैन, ठीक है, जो इतने बखूबी जो तरीके से जो है लिखते थे, तो उनको क्या बोलते थे, उनको कैलीग्राफर्स होते थे, क्लियर। और उस स्टाइल को हम क्या बोलते हैं, कैलीग्राफी बोलते हैं, ठीक है। कैलीग्राफी क्या होता है, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश्ड राइटिंग, ठीक है, कि बढ़िया तरीके से लिखना, ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश्ड, ठीक है, राइटिंग लिखना, उस आर्ट को हम क्या बोलते हैं, कैलीग्राफी। और जो ऐसे लिखते हैं, जो ऐसे क्राफ्ट्समैन होते हैं, ठीक है, वो कौन होते हैं, वो होते हैं calligraphers, clear. The imperial state in China was for a very long time the major producer of printed material, clear. तो चाइना आपको पता है कि इन्वेंशन ही वहीं से हुआ है, तो बहुत ही लंबे समय तक एक मेजर प्रोड्यूसर रहा है प्रिंटेड मटेरियल का, वहीं से हमको जो है प्रिंटेड मटेरियल जो है वो मिलते थे। China possessed a huge bureaucratic system which recruited its personnel through civil service examinations. अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा उसका ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम बताया जा रहा है कि चाइना में ऐसा बहुत ही ह्यूज जो है हमको ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम देखने को मिलता है, जहां पर जो है लोगों को रिक्रूट किया जाता था थ्रू सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। आज हमारे यहाँ पे भी देखते हो आप, इंडियन सिविल सर्विसेज होता है, ठीक है, उस एग्जामिनेशन के थ्रू जो है आईएएस आईपीएस का जो है सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू ही वहां पर ब्यूरोक्रेट्स को रिक्रूट किया जाता था, क्लियर। एंड टेक्स्ट बुक्स फॉर दिस एग्जामिनेशन वर प्रिंटेड इन वास्ट नंबर अंडर द स्पॉन्सरशिप ऑफ द इंपीरियल स्टेट, कि चाइना की इन स्पॉन्सरशिप से ही इस जो भी एग्जामिनेशन के टेक्स्ट बुक वगैरह जो प्रिंट होते थे, वो उसका स्पॉन्सरशिप कौन लेता था, दैट द इंपीरियल स्टेट चाइना, क्लियर। तो वो एक एग्जांपल दे रहा है कि जब एग्जामिनेशन होता था चाइना में, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, तो वहां पर जो उसके टेक्स्ट बुक्स की प्रिंटिंग, जो टेक्स्ट बुक्स बहुत ज्यादा स्प्रेड हुए हैं, तो यही उन्हीं टेक्स्ट बुक क्या किया जाता था, प्रिंट किया जाता था, ठीक है, वास्ट नंबर उसको प्रिंट किया जाता था। From the 16th century, the number of examination candidates went up and then that increased the volume of print. अब देखो जैसे जैसे numbers of candidate बढ़ते जाएंगे तो उसी हिसाब से जो है print का वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट,
बाय द 17th सेंचुरी, ठीक है, हम बात कर रहे हैं अब 17th सेंचुरी की, एज अर्बन कल्चर ब्लूम्ड इन चाइना, ठीक है, 17th सेंचुरी में ही हमको चाइना में अर्बनाइजेशन देखने को मिलता है, अर्बन कल्चर जो है देखने को मिलता है, एंड द यूज ऑफ प्रिंट डाइवर्सिफाइड। प्रिंट वाज नो लॉन्गर यूज जस्ट बाय स्कॉलर ऑफिशियल्स, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ स्कॉलर ऑफिशियल्स के थ्रू ही प्रिंट का यूज नहीं होता था, ठीक है, स्टार्टिंग में भले ही हम बोल सकते हैं कि हाँ बुक्स वगैरह प्रिंट करने के लिए होता था, बट उसके बाद क्या हुआ कि मर्चेंट्स यूज प्रिंट इन देयर एवरीडे लाइफ एज द कलेक्टेड ट्रेड इंफॉर्मेशन, कि मर्चेंट्स भी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज करते थे अपनी ट्रेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। क्लियर। रीडिंग इंक्रीजिंगली बिकम अ लीजर एक्टिविटी, कि अब देखो जब लोगों के पास इतने वास्ट मटेरियल उनको प्रोवाइड होने लगेंगे, प्रिंट में ही उनको बुक्स वगैरह सब मिलने लगेंगी, तो लोगों पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है, लोगों में एक रीडिंग स्किल जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाएगी और एक लीजर एक्टिविटी जो बन जाएगी क्या, रीडिंग। The new readership preferred fictional narratives, poetry, autobiographies, anthologies of literary masterpieces and romantic plays। तो ये सारे टॉपिक्स की हमको जो है हम देख रहे हैं कि जब रीडिंग जो है एज ए स्किल जो है वो जनरेट हो रही है लोगों के बीच, लोग बुक्स को पढ़ना पसंद कर रहे हैं, ठीक है, अपने खाली टाइम पे बुक्स पढ़ना लोग पसंद कर रहे हैं, तो उनके जो टॉपिक्स हैं जिसको वो ज्यादा वो प्रेफर करते हैं, जैसे कि फिक्शनल नैरेटिव्स वगैरह हो गए, ठीक है, पोएट्री हो गई, ठीक है, किसी की आत्मकथा है, किसी की ऑटोबायोग्राफी है, क्लियर, एंथोलॉजीज हम पोएम्स वगैरह देखते हैं, ठीक है, रोमांटिक प्लेज हो गए, तो ये सारी चीजें जो है लोग ज्यादा प्रेफर करते थे पढ़ने के लिए। रिच वुमेन बिगिन टू रीड, जो रिच वुमेन थी उन्होंने भी पढ़ना शुरू कर दिया था, एंड बहुत सी वुमेन्स ने लिखना भी शुरू कर दिया था, अपनी पोएट्रीज को, अपने प्लेस को उन्होंने पब्लिश करना शुरू कर दिया था। एंड वाइफ्स ऑफ स्कॉलर ऑफिशियल्स पब्लिश देयर वर्क एंड कॉर्टिशंस रॉट अबाउट देयर लाइव्स। हम यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों कि जैसे जैसे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही थी उसके अकॉर्डिंग जो उसके आसपास के लोगों को वो इफेक्ट कर रही थी, लोगों का ग्रोथ होने लगा था, ठीक, लोग सोचने लगे थे, लोग पढ़ने लगे थे, लोग लिखने लगे थे, उनमें एक अर्बनाइजेशन वाला सेंस जो है वो डेवलप हो रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ प्रिंटिंग, ठीक है। दिस न्यू रीडिंग कल्चर वाज अकम्पनीड बाय अ न्यू टेक्नोलॉजी। Western printing technique and mechanical presses were imported in the late 19th century as Western power established their outpost in China। हम अभी चाइना में देख रहे हैं कि कैसे हैंड रिटन जो है हो रही है प्रिंटिंग, ठीक है, डुप्लीकेट किया जा रहा है कैलीग्राफर्स के द्वारा। हम यहाँ पर उसके बाद देखते हैं जो वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक है, ठीक है, जो वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक है वहां पर प्रेसेस का यूज किया जा रहा है, मैकेनिकल प्रेसेस का यूज किया जा रहा है। आपको पता होगा कि जो फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस जो है किसने इन्वेंट की, ठीक है, जॉन्स गुटेनबर्ग ने, जर्मनी में, तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो जो वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक है वो काफी ज्यादा एफिशिएंट था एंड उसको जो है इंपोर्ट किया जा रहा था इन द लेट 19th सेंचुरी। क्लियर। शंघाई बिकम द हब ऑफ न्यू प्रिंटिंग कल्चर, ठीक है, शंघाई क्या बन गया, बिकम द हब ऑफ न्यू प्रिंटिंग कल्चर, ठीक है, यहाँ पर पूरा का पूरा एक हमको एनवायरमेंट देखने को मिल रहा था सिर्फ और सिर्फ प्रिंटिंग का, ठीक है, कैटरिंग टू द वेस्टर्न स्टाइल स्कूल। फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग देयर वाज अ न्यू ग्रेजुअल शिफ्ट टू मैकेनिकल प्रिंटिंग। हम हैंड प्रिंटिंग देख रहे हैं चाइना में, उसके बाद अब वेस्टर्न की तरफ जब जा रहे हैं तो वहां पर हमको मैकेनिकल प्रिंटिंग देखने को मिले, तो एक शिफ्ट हमको देखने को मिला है फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंट इन जापान, ठीक है, जापान। हमने अभी चाइना की बात की कि चाइना में कैसे प्रिंटिंग की शुरुआत हुई, उसके बाद वहां का जो है लोगों का ग्रोथ कैसे हुआ, सोसाइटी का ग्रोथ कैसे हुआ, ठीक है, लोगों में रीडिंग स्किल कैसे जनरेट हुई। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जापान में क्या हुआ था। बुद्धिस्ट मिशनरीज फ्रॉम चाइना। अब देखो बुद्धिस्ट मिशनरीज जो है वो चाइना से जा रहे हैं एंड दे इंट्रोड्यूस्ड हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इनटू जापान अराउंड 768 टू 770 एडी। तो 768 से 770 एडी के आसपास जो है जो बुद्धिस्ट मिशनरीज हैं वो चाइना से कहाँ जा रहे हैं, जो चाइना से जापान जा रहे हैं, अपने साथ साथ जो है वो उस आइडिया को भी लेके जा रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी को लेके जा रहे हैं, प्रिंटिंग की, हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। हम जब सिल्क रूट के बारे में पढ़ रहे थे बच्चों तो मैं बताया था कि बहुत सारे जो लोगों का आवागमन हो रहा था, सामान का आवागमन हो रहा था, ठीक है, गुड्स एक्सचेंज हो रहा था, ट्रेड एंड कॉमर्स हो रहा था, कल्चर एक्सचेंज हो रहा था, आइडियाज का एक्सचेंज हो रहा था। तो उसी दौरान की बात है कि उसी तरीके हम देख रहे हैं कि जैसे बुद्धिस्ट मिशनरीज हैं वो भी क्या कर रहे हैं, आइडिया को ही तो ट्रांसफर कर रहे हैं। द ओल्ड जापानीज बुक, ठीक है, द ओल्ड जापानीज बुक, ठीक है, जिसका नाम क्या है, डायमंड, ठीक है,
दिस द बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र, ठीक है, इसका आपको नाम याद रखना है, डायमंड सूत्र, ठीक है। कब प्रिंट हुआ है? 868 एडी में, एंड कंटेनिंग 6 शीट्स ऑफ टेक्स्ट, यहाँ पर हमको 6 शीट्स जो है टेक्स्ट की देखने को मिलेंगे, एंड वुड कट इलस्ट्रेशन, ठीक है, वुड कट इलस्ट्रेशन भी हमको देखने को मिलेगा, कौन से बुक में? डायमंड सूत्र में। क्लियर? तो हमको 6 शीट ऑफ टेक्स्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आपको चाइना की भी जो बुक है उसको भी आपको याद रखना है, और चाइना की बुक को भी आपको याद रखना है कि कौन सी हमारी जो बुक है, जो अकॉर्डियन बुक है, ठीक है, पहली बुक जो है। उसके बाद हम जापान की बुक भी याद रखेंगे, जो कि पहली बुक है, ओल्डेस्ट जापानीज बुक है, दैट इज द डायमंड सूत्र। क्लियर? तो पिक्चर्स वर प्रिंटेड ऑन टेक्सटाइल, ठीक है, कि हम यहाँ पे अब देख रहे हैं कि टेक्सटाइल में जो है पिक्चर्स भी जो है वो प्रिंट हो रहे हैं। अभी हमने देखा कि पेजेस जो शीट्स वगैरह में हम देख रहे हैं प्रिंटिंग हो रही है, उसके बाद हमको कपड़ों पर भी प्रिंटिंग देखने को मिलेगी कि पिक्चर्स भी वहां पर अब बनाए जा रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट, तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, ठीक है। प्लेइंग कार्ड्स एंड पेपर मनी, इन सब में हमको प्रिंटिंग देखने को मिल रही है। इन मिडिवल जापान, अब मिडिवल जापान में क्या हुआ कि पोएट्स एंड प्रोज राइटर्स वर रेगुलरली पब्लिश्ड एंड बुक्स वर चीप एंड अबंडेंट, कि अब क्या है, जो लोग पहले सिर्फ सोचते थे, सोच के रह जाते थे, तो लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, उसको पब्लिश करना शुरू कर दिया। तो जो भी पोएट्स थे, जो प्रोज राइटर्स थे, उन्होंने अपना जो भी उनका वर्क था वो उन्होंने लिखा, उसको उन्होंने पब्लिश किया, एंड दैट टाइम क्या है कि बुक्स बहुत चीप भी हो गई थी, और अबंडेंट, बहुत ही वास्ट अमाउंट में हमको बुक्स भी देखने को मिल रही हैं। क्लियर? अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि बिलोंगिंग टू द मिड 13th सेंचुरी, प्रिंटिंग वुड ब्लॉक्स ऑफ द त्रिपिटक कोरियन आर अ कोरियन कलेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स के आपको यहाँ पर पब्लिकेशन देखने को मिल रहे हैं, का नाम क्या है? त्रिपिटक कोरियन। क्लियर? Printing of visual material led to interesting publishing practices in the late 18th century is a flourishing urban circle at Edo, ठीक है, एडो का ही नाम बाद में क्या रख दिया गया है? टोक्यो। टोक्यो का पुराना नाम क्या है? एडो, ये आपको याद रखना है। क्लियर? तो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है इलस्ट्रेटेड कलेक्शंस ऑफ पेंटिंग्स डिपिक्टेड एन एलिगेंट अर्बन कल्चर। हमने देखा चाइना में भी कैसे रीडिंग जब स्टार्ट हुई, ठीक है, जब प्रिंटिंग स्टार्ट हुई तो कैसे एक अर्बन कल्चर डेवलप हुआ, उसी तरीके हम देख रहे हैं कि जापान में भी एक एलिगेंट अर्बन कल्चर हमको देखने को मिल रहा है, इन्वॉल्विंग आर्टिस्ट कोटेशंस एंड टी हाउस गैदरिंग्स हो रही हैं, लोगों का गेट टुगेदर हो रहा है, ठीक है, एंड लाइब्रेरीज एंड बुक स्टोर्स वर पैक्ड विद हैंड प्रिंटेड मटेरियल ऑफ वेरियस टाइप। जापान में अभी तक हमको सिर्फ हैंड प्रिंटेड मटेरियल देखने को मिल रहा है, अभी यहाँ पे मशीन प्रिंटिंग जो है वो टेक्नोलॉजी नहीं आई है, अभी सिर्फ और सिर्फ हैंड प्रिंटेड मटेरियल देखने को मिल रहे हैं, और उससे भी लाइब्रेरीज और बुक स्टोर्स जो है वो पैक हो चुके हैं। क्लियर? अब देखो कैसे कैसे टॉपिक्स पर भी बुक्स देखने को मिल रही है, जैसे वुमेन हो गया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पर बुक्स हैं, कैलकुलेशंस पर बुक है, टी सेरेमनी पर है, फ्लावर अरेंजमेंट्स पर है, प्रॉपर एटिक्वेट में है कि किस तरीके का मैनर होना चाहिए, कुकिंग एंड फेमस प्लेसेस। तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स पर हमको जो है डिफरेंट वैरायटीज ऑफ बुक्स जो है वो देखने को मिल रही हैं। तो ये हमने देख लिया, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बच्चों, प्रिंट कम्स टू यूरोप। हमने इसकी बात कर ली, हमने चाइना की बात कर ली कि चाइना में कैसे जो है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। देन हमने बात की जापान में कि जापान में कैसे डेवलप हुई। अब हम बात कर रहे हैं कि यूरोप में कैसे प्रिंट पहुंचा। क्लियर? इसकी बात कर रहे हैं, प्रिंट कम्स टू यूरोप। For centuries, silk and spices from China flowed into Europe through the Silk Route। अब हमको पता है कि सिल्क रूट से ऑलरेडी जो है वो ट्रेड हो रहा है, ठीक है, सामान हो गया, आइडियाज हो गए, लोग हो गए, तो इन सबका आना जाना लगा हुआ है। क्लियर? इन द 11th सेंचुरी, ठीक है, 11th सेंचुरी में क्या होता है कि चाइनीज पेपर रीच यूरोप वाया द सेम रूट। इसी सिल्क रूट के जरिए हमको पेपर देखने को मिल रहा है यूरोप में। कहाँ का पेपर? चाइना का, ठीक है, चाइनीज पेपर कहाँ पहुंचा? अब यूरोप में। पेपर मेड पॉसिबल द प्रोडक्शन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स केयरफुली रिटन बाय स्क्राइब्स। अब क्या है कि जब पेपर पहुंचा तो मैन्युस्क्रिप्ट्स को उनको प्रोडक्शन करना काफी अब पॉसिबल हमको देखने को मिल रहा है। पहले क्या होता था, जैसे पाम लीव्स वगैरह हो गई तो उस पे लिखा जाता था। जब पेपर पहुंच रहा है तो उसको और इफिशिएंटली जो है मैन्युस्क्रिप्ट्स को अब उनका प्रोडक्शन अब किया जा सकता था। देन इन 1295 मार्को पोलो, इनका आपको नाम याद रखना है, ही इज अ ग्रेट एक्सप्लोरर, रिटर्न टू इटली आफ्टर मेनी इयर्स ऑफ एक्सप्लोरेशन इन चाइना। तो चाइना में काफी साल तक एक्सप्लोरेशन करने के बाद ये अपने देश वापस आते हैं इटली में।
एंड एज यू रीड अबाउट चाइना ऑलरेडी हैड अ टेक्नोलॉजी ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, और हमको पता है कि चाइना के पास तो ऑलरेडी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग हमको देखने को मिल ही रही है। क्लियर? तो जब मार्को पोलो आते हैं वहां से तो ही ब्रॉड दिस नॉलेज, ठीक है, वो इस नॉलेज को, वो इस आइडिया को अपने साथ लेके आते हैं, उस टेक्नोलॉजी को अपने साथ लेके आते हैं। देन नाउ इटालियन बिगिन प्रोड्यूसिंग बुक्स विद वुड ब्लॉक, तो इटालियंस भी क्या करते हैं कि इटली में भी हमको वुड ब्लॉक जो है प्रिंटिंग देखने को मिल रही है। क्लियर? तो वहीं से फिर अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप में भी इस टेक्नोलॉजी का स्प्रेड देखने को मिल रहा है। लग्जरी एडिशंस वर स्टिल हैंड रिटन और वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है, कि जो लग्जरी एडिशंस हैं, अभी देखो भले ही हमको प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी मिल रही है, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग हो रही है, बट फिर भी जो बहुत ज्यादा लग्जरी एडिशन है, जो बहुत एक्सपेंसिव है, वो अभी भी हैंड रिटन ही है, ठीक है, उसको हाथ से ही लिखा जा रहा है। ठीक है, ठीक है, और उसका नाम क्या है, देखो वेलम। वेलम का मतलब क्या होता है बच्चों? अ पार्चमेंट मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ एनिमल, ठीक है, कि जो एनिमल की स्किन से बनाया जा रहा हो, ठीक है, तो उस पर जो है लिखा जा रहा है। जो लग्जरी एडिशंस हैं वो वेलम पर लिखे जा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। एंड इट मेड फॉर एरिस्टोक्रेटिक सर्कल एंड रिच मोनास्टिक लाइब्रेरीज विच स्कॉफ्ड एट प्रिंटेड बुक्स एट चीप वल्गैरिटीज। अब यहाँ पर क्या है, क्या बोला जा रहा है कि जो रिच लोग हैं, जो एरिस्टोक्रेटिक पीपल है, जो एरिस्टोक्रेटिक ग्रुप है, उनके लिए ये जो लग्जरी एडिशन को अभी भी हैंड रिटन ही मतलब हाथों से ही लिखा जा रहा है। और किस पर लिखा जा रहा है? वेलम पर लिखा जा रहा है। क्लियर? Merchants and students in the university town brought the cheaper printed copies। अब हमको पता है कि देखो जब टेक्नोलॉजी हो गई है तो कहीं ना कहीं ये हुआ कि जो प्रिंटिंग जो मटेरियल है वो बहुत ही सस्ता मिलने लगा है। तो मर्चेंट्स और स्टूडेंट जो है वो इन्हीं को यूज कर रहे हैं, वो इन्हीं को खरीद रहे हैं। बट आपको ये याद रखना है कि जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास है उनके लिए अभी भी जो है एक्सपेंसिव हैंड रिटन जो है वो जो मटेरियल है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। क्लियर? नेक्स्ट, एज द डिमांड ऑफ फॉर बुक्स इंक्रीज, अब जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी, क्लियर, आपको पता है कि जब डिमांड बढ़ेगी तभी प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी, बुक सेलर्स ऑल ओवर यूरोप बिगिन एक्सपोर्टिंग बुक्स टू मेनी डिफरेंट कंट्रीज। तो बुक्स का एक्सपोर्ट भी हमको देखने को मिल रहा है। अभी तक हम सिर्फ देख रहे हैं कि जो गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, अब हमको बुक्स का भी एक्सपोर्ट देखने को मिलेगा, जस्ट बिकॉज की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ रही है। तो बुक फेयर्स वर हेल्ड एट डिफरेंट प्लेसेस। अब क्या लगने लगा? बुक फेयर लगने लगा, किताब मेला लगने लगा। क्लियर? प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स वर आल्सो ऑर्गेनाइज्ड इन अ न्यू वे टू मीट द एक्सपेंडेड डिमांड, कि जो हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स है उनका भी प्रोडक्शन एक नए तरीके से किया जाने लगा, ताकि जो भी डिमांड बढ़ती जा रही है, जो डिमांड का एक्सपेंशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको फुलफिल किया जा सके। देन scribes or skilled handwriters were no longer solely employed by wealthy or influential patrons, but increasingly by booksellers as well। हम देख रहे हैं कि जो स्किल्ड हैंड राइटर्स हैं, जो बढ़िया तरीके से जो लोग लिख लेते हैं, जो कैलीग्राफर्स हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ उनको वेल्दी और इन्फ्लुएंशियल लोग ही उनको पैट्रोनाइज नहीं कर रहे हैं, बल्कि अब हमको देखने को मिल रहा है कि बुक सेलर्स भी उनको पैट्रोनाइज कर रहे हैं। क्लियर? More than 50 scribes often worked for one book seller, कि एक बुक सेलर में के पास हमको more than 50 scribes देखने को मिल रहा है। अब समझ लो कि 50 से ज्यादा स्क्राइब, 50 से ज्यादा लिखने वाले लोग एक बुक सेलर के पास हैं। दैट मीन्स कि डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ी रही होगी। क्लियर? But the production of handwritten manuscript could not satisfy the ever increasing demand for book। आप देखो ये हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट तो भाई इतनी जल्दी सारी डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकते, कितना ही लिखेंगे। तो कहीं ना कहीं प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की जरूरत तो अब पड़ेगी। और कॉपिंग वाज एन एक्सपेंसिव, लेबोरियस एंड टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस, कि अब आप एक कंटेंट से दूसरे कंटेंट को डुप्लीकेट कर रहे हो, उसको कॉपी कर रहे हो, तो उसको लिखना भी एक एक्सपेंसिव भी है, बहुत मेहनत वाला काम भी है, और बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है। और ये भी है कि मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं? बहुत ही फ्रेजाइल होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं, उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। एंड कुड नॉट बी कैरीड अराउंड और रीड इजीली, और बहुत ही आसानी तरीके से उसको पढ़ा भी नहीं जा सकता। तो ये सारे कुछ देखने को मिल रहा कि इसकी वजह से जो हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स है उसको ज्यादा लोग प्रेफर नहीं करेंगे। क्लियर?
द सर्कुलेशन देयरफॉर रिमेन्ड लिमिटेड, तो उसका सर्कुलेशन तो हमको लिमिटेड ही देखने को मिलेगा. बट विद द ग्रोइंग डिमांड फॉर बुक, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ग्रेजुअली बिकम मोर एंड मोर पॉपुलर. अब जिस तरीके से डिमांड बढ़ती जा रही है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा बुक्स चाहिए, तो उसके लिए उस डिमांड को मीट करने के लिए, उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए कहीं ना कहीं वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का ही सहारा लेना पड़ेगा. क्लियर. बाय द अर्ली 15th सेंचुरी, ठीक है, बाय द अर्ली 15th सेंचुरी, जस्ट वेट, अर्ली 15th सेंचुरी में हमको क्या देखने को मिला है, तो जो वुड ब्लॉक्स हैं वर बीइंग वाइडली यूज्ड इन यूरोप टू प्रिंट टेक्सटाइल प्रिंट कार्ड और प्लेइंग कार्ड एंड रिलीजियस पिक्चर्स विद सिंपल ब्रीफ टेक्स्ट. अब 15th सेंचुरी की स्टार्टिंग से हमको देखने को मिल रहा है कि जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग है उसका यूज किया जाने लगा है यूरोप में. ठीक है, चाइना में हमने देखा कब से शुरू हुआ, जापान में देखा. ठीक है, देन हम देख रहे हैं कि वुड ब्लॉक जो प्रिंटिंग है वो यूरोप में जो है वो अर्ली 15th सेंचुरी से स्टार्ट हो जाती है, और टेक्सटाइल पर भी प्रिंटिंग हो रही है, प्लेइंग कार्ड्स पर भी प्रिंटिंग हो रही है, जो रिलीजियस पिक्चर्स, ठीक है, विद सिंपल ब्रीफ टेक्स्ट के साथ, ठीक है, इन सब पर हमको प्रिंटिंग देखने को मिल रही है. देयर वाज क्लियरली अ ग्रेट नीड फॉर इवन क्विकर एंड चीपर रिप्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट. This could only be with the invention of a new printing technology. अब क्या बताया जा रहा है कि देखो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है और सस्ता भी चाहिए लोगों को, ठीक है, चीपर रिप्रोडक्शन भी होना चाहिए. देन क्या है कि इन्वेंशन चाहिए हम, ठीक है. अब तब ऐसा तभी हो सकता है, इस डिमांड को हम तभी फुलफिल कर सकते हैं जब एक नई प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन हो. और ये कहां से हमको देखने को मिल रहा है, स्ट्रासबर्ग जर्मनी, जहां पर जॉन गुटनबर्ग, जिनका नाम मैंने आपको पहले ही बताया था कि जॉन गुटनबर्ग ही डेवलप्ड द फर्स्ट नॉन प्रिंटिंग प्रेस इन 1430s. ठीक है, कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग भी जो है कहीं ना कहीं वो भी उस डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रही है, तो एक नई प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की हमको रिक्वायरमेंट है. और इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कौन कर रहे हैं, जर्मनी में जॉन गुटनबर्ग, उन्होंने एक पहला प्रिंटिंग प्रेस डेवलप किया है. कब, 1430s में. क्लियर. नेक्स्ट, अब हम इनके प्रेस के बारे में देखेंगे कि कैसे इनको आइडिया आया इस प्रिंटिंग प्रेस को डेवलप करने के लिए और कैसे इन्होंने इसको डेवलप किया. ठीक है, गुटेनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस. गुटेनबर्ग was a son of a merchant and grew up on a large agriculture estate. ठीक है, ये कौन है, एक मर्चेंट के सन है, ठीक है, मर्चेंट के बेटे हैं, और एक लार्ज जो है एग्रीकल्चर स्टेट में ही इनका मतलब पालन पोषण जो हुआ ये वहीं पर ज्यादा इन्होंने अपना वक्त बिताया है. एंड फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, तो उन्होंने हमेशा क्या देखा, वाइन और ऑलिव प्रेसेस को हमेशा देखा. आपको पता है जब शराब बनाई जाती है तो जो ग्रेप्स वगैरह होते हैं उसको प्रेस किया जाता है, तो इस चीज को वो बचपन से ही देखते जा रहे हैं. देन सब्सिक्वेंटली ही लर्न द आर्ट ऑफ पॉलिशिंग स्टोन्स, बिकम अ मास्टर गोल्डस्मिथ. ठीक है, अब क्या धीरे धीरे इन्होंने क्या सीखा, स्टोन को पॉलिश करना सीखा. ठीक है, आर्ट ऑफ पॉलिशिंग स्टोन, और बहुत ही बेहतर एक गोल्ड स्मिथ जो है ये बने. एंड ऑल्सो एक्वायर्ड एक्सपर्टाइज टू क्रिएट लीड मोल्ड्स यूज्ड फॉर मेकिंग ट्रिंगल्स. तो ये सारा काम तो उन्होंने सीखा ही सीखा. अब वहां से क्या देख रहे हैं कि ड्रॉइंग ऑन दिस नॉलेज, अपनी इस नॉलेज को उन्होंने यूज किया. आप देखो बच्चों, कुछ भी हम लोग पढ़ाई वगैरह करते हैं कि सिर्फ आप मार्क्स लाने के लिए पढ़ रहे हैं, हमको अच्छे परसेंटेज चाहिए उसके लिए पढ़ रहे हैं. अब इन्होंने देखो क्या किया, इनको इनके पास जो भी नॉलेज थी कहीं ना कहीं उन्होंने उसको यूटिलाइज किया है, उन्होंने उसको ग्राउंड लेवल पे उतारा है, तब जाकर एक पहला प्रिंटिंग प्रेस इन्होंने डेवलप किया, उसको इन्वेंट किया. तो वी शुड यूज आवर नॉलेज, कि हमारे पास जो भी नॉलेज है उसको हम अपने ग्राउंड लेवल पर उसको यूज करें. ये नहीं कि सिर्फ जाके एग्जाम दे दिया है, मार्क्स मिल गए, परसेंटेज अच्छे मिल गए, आप खत्म, सब भूल चुके हैं. तो ये चीज नहीं होनी चाहिए. वी शुड यूटिलाइज आवर नॉलेज. क्लियर, जिसको आप याद रखिएगा. चलिए टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं कि ड्राइंग ऑन दिस नॉलेज गुटेनबर्ग अडैप्टेड एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी. ठीक है, तो जो कुछ भी इनके पास नॉलेज थी उसके हिसाब से उन्होंने एक डिजाइन जो है उन्होंने उसको मेक ओवर किया उसका. एंड ऑलिव प्रेस प्रोवाइडेड द मॉडल फॉर प्रिंटिंग प्रेस, और इन्हीं ऑलिव प्रेस से ही इनको जो है एक आइडिया मिला प्रिंटिंग प्रेस का. क्लियर. एंड मोल्ड्स वर यूज्ड फॉर कास्टिंग द मेटल टाइप्स फॉर द लेटर्स ऑफ अल्फाबेट. अब जैसे कि लेड मोल्ड्स बनाना भी इनको आता था, तो उन मोल्ड्स का इन्होंने यूज किया कि जो अल्फाबेट्स को क्रिएट करने का. ठीक है, कि अल्फाबेट्स को उन मोल्ड्स के जरिए हम उसको लिख सकते हैं, उसको क्रिएट कर सकते हैं. इन 1448, ठीक है, 1448 में गुटेनबर्ग परफेक्टेड द सिस्टम. इन्होंने अपना पूरा का पूरा सिस्टम परफेक्ट किया, जो कुछ भी इनके दिमाग में चल रहा था उसको इन्होंने ग्राउंड लेवल पे उतारा. देन फर्स्ट बुक ही प्रिंटेड वाज द बाइबल, और जो पहली बुक जॉन गुटेनबर्ग ने प्रिंट की दैट वाज द बाइबल. क्लियर.
About 180 copies were printed and it took 3 years to produce them. तो 3 साल लगे 180 कॉपीज को प्रिंट करने में, ठीक है। ये याद रखना आपको कि बाइबल के 180 कॉपीज को प्रिंट करने में कितना टाइम लगा, 3 साल लगा। बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ द टाइम दिस वाज द फास्ट प्रोडक्शन। और जब हम उस दौर की बात कर रहे हैं तो भले ही 3 साल लगा 180 कॉपीज को प्रिंट करने में, बट उस दौरान की जब हम बात कर रहे हैं तो उसके हिसाब से बहुत ही फास्ट प्रोडक्शन था ये। क्लियर? The new technology did not entirely displace the existing art of producing books by hand. तो एक झटके में तो सब कुछ नहीं बदल जाता है, धीरे धीरे बदलता है, राइट। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे वो सारी जो हैंड रिटन जो टेक्नोलॉजी थी उसकी जगह कौन लेगा, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। क्लियर? In fact, printed books at first closely resembled the written manuscript in appearance and layout. हम ये देख रहे हैं कि जो प्रिंटेड बुक्स हैं वो कहीं ना कहीं रिसेंबल कर रही हैं, मिलती जुलती हैं किससे, जो भी हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, ठीक है। द मेटल लेटर्स imitated the ornamental handwritten style. Borders were illuminated by hand with foliage and other patterns. जो borders को भी illuminate किया जा रहा है, clear, and illustrations were painted. In the books printed for the rich, space for decoration was kept blank on the printed page. जब किसी रिच के लिए बुक प्रिंट की जा रही है तो क्या किया जा रहा है, जगह छोड़ दी जाती है, किसके लिए, डेकोरेशन के लिए, कि ये जो बुक है ये किसके लिए है, रिच पर्सन के लिए बुक है, रिच क्लास के लिए बुक है, तो इसके लिए डेकोरेशन इसमें अच्छी होनी चाहिए, तो यहाँ पर ब्लैंक पेज छोड़ दिया जाता है। ईच परचेजर्स could choose the design, की जो डिजाइन है वो परचेजर खुद चूज करता है कि उसको अपनी बुक में कैसी डिजाइन चाहिए, एंड देन उसकी मनपसंद डिजाइन जो है उस बुक में दी जाती है। क्लियर? In the 100 years between 1450 and 1550, अब इन 100 सालों में क्या हुआ कि प्रिंटिंग प्रेसेस वर सेट अप इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ यूरोप, कि प्रिंटिंग प्रेस हमको बहुत ही सारी कंट्रियों में जो है यूरोप में हमको देखने को मिल रही है, बहुत सारी कंट्रीज में। Then printers from Germany traveled to other countries seeking work and helped the start new presses, कि जर्मनी से तो स्टार्ट हुआ, तो जर्मनी के जो प्रिंटर्स हैं वो दूसरे दूसरे एरियाज में जा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जा रहे हैं, अपने आइडियाज को लेके जा रहे हैं और वहां पे न्यू न्यू प्रेसेस को वो एस्टैब्लिश कर रहे हैं। क्लियर? As the number of printing press grew, book production boomed. अब जैसे जैसे प्रिंटिंग प्रेस बढ़ती जाएंगे तो बुक का प्रोडक्शन जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है वो बढ़ता जाएगा। The second half of the 15th century was saw 20 million copies of printed books flooding in the market. हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, सेकेंड हाफ ऑफ द 15th सेंचुरी, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, सेकेंड हाफ ऑफ द 15th सेंचुरी में हमने देखा कि 20 मिलियन कॉपीज, ठीक है, प्रिंटेड बुक्स की 20 मिलियन कॉपीज हमको मार्केट में देखने को मिल रही हैं। और जब हम 16th सेंचुरी की बात करते हैं तो ये इट रीच टू 200 मिलियन कॉपीज। तो अब आप देख रहे हो कि कितना जबरदस्त प्रोडक्शन जो है चल रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। This shift from hand printing to mechanical printing led to the print revolution. तो एक टाइप का क्या हो गया, ये प्रिंट रेवोल्यूशन टाइप हो गया। क्लियर? नेक्स्ट, तो हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके हैंड प्रिंटिंग जो कुछ भी हुआ है, हैंड प्रिंटिंग के बाद हमको देखने को मिल रहा है कि कैसे मैकेनिकल प्रिंटिंग हुई। हमको यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस देखने को मिला, ठीक है, फर्स्ट एवर नोन प्रिंटिंग प्रेस। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज यूरोप में कैसे वो स्प्रेड हुआ, ज्यादा प्रिंटिंग प्रेस जब स्टैब्लिश हुए तो हमको एक प्रिंट रेवोल्यूशन क्रिएट होता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रिंट रेवोल्यूशन। क्लियर? एंड इट्स इम्पैक्ट। Then what was the print revolution? अब ये print revolution क्या था, ये हमने already देखा हुआ है। Clear? And it was not just a development, a new way of producing book. It transformed the lives of people, changing their relationship to information, knowledge, and with institution and authorities. तो यहाँ पर हम सिर्फ ये नहीं देख रहे हैं कि यहाँ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो लोगों का डेवलपमेंट हुआ है, बट यहाँ पे क्या हुआ, लोगों का जीना, उनका रहन सहन, उनका जीवन ही चेंज हो गया, ठीक है, उनका नजरिया ही चेंज हो गया कि उनके लिए नॉलेज या इंफॉर्मेशन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और होता नहीं कि पढ़ना, एक जो पढ़ने वाले लोग हैं उनका एक अलग से ग्रुप एक इमर्ज होकर आता है जस्ट बिकॉज ऑफ प्रिंट रेवोल्यूशन। क्लियर? अ न्यू रीडिंग पब्लिक, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पढ़ने वाले लोग हैं उनका जो ग्रुप यहाँ पर इमर्ज हुआ है तो वो कैसा है। With the printing press, a new reading public emerged. अब इसी प्रिंटिंग प्रेस की वजह से हमको देखने को मिलता है एक नए जो पढ़ने वाला ग्रुप है, ठीक है, जो पढ़ने वाले लोग हैं उनका इमर्जेंस कैसे हुआ। Then
प्रिंटिंग रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बुक, यहाँ पे हमने पहले ही देखा है कि कॉस्ट जो है बुक का वो काफी चीपर बुक्स मिल रही हैं। द टाइम एंड लेबर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ईच बुक कम डाउन एंड मल्टीपल कॉपीज कुड बी प्रोड्यूस, जो टाइम लग रहा है, जो मेहनत ज्यादा लग रही है, कहीं ना कहीं वो भी अब कम होने लगा है। मल्टीपल कॉपीज जो है बहुत कम टाइम में हमको मिल जा रही हैं। देन बुक्स flooded the market reaching out to an ever growing readership, ठीक है, बुक्स जो है बहुत ही ज्यादा मार्केट में हो चुकी हैं, तो लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया है, राइट। अकॉर्डिंग टू बुक्स एक्सेस टू बुक क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग, तो यहाँ से एक रीडिंग का एक नया कल्चर हमको देखने को मिल रहा है कि लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया। अर्लियर रीडिंग वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू द एलिट्स, अब स्टार्टिंग में क्या है कि कोई नई चीज आती है तो जाहिर सी बात है कि जो एलिट्स लोग होंगे, जो रिच लोग होंगे, कि शुरुआत तो उन्हीं से होगी, ठीक है। ऑर्डिनरी पीपल तुरंत ही उसको नई टेक्नोलॉजी नहीं मिल जाती है, तुरंत ही उसको जो है बेनिफिट्स नहीं मिल जाते हैं। तो स्टार्टिंग किससे हुई है? एलिट से स्टार्टिंग हुई है पढ़ने लिखने की, क्लियर। कॉमन पीपल लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ ओरल कल्चर, तो कॉमन पीपल अभी भी क्या है? ओरल कल्चर के वर्ल्ड में रह रहे हैं, कि जो कुछ उनको बोल दिया जा रहा है वो वही सुन रहे हैं, वही समझ रहे हैं, क्लियर। दे हियर्ड सैक्रेड टेक्स्ट, ठीक है, जो कि बलाड्स वगैरह हैं और फोक जो टेल्स हैं, वही चीजें वो सुन रहे हैं जो उनको सुनाई जा रही हैं। नॉलेज और ट्रांसफर्ड ओरली, ठीक है, नॉलेज उनको ऐसे मिल रही है, ओरली मिल रही है। पीपल कलेक्टिवली हियर्ड अ स्टोरी एंड सॉ परफॉर्मेंस, हम यहाँ पर ऑर्डिनरी पीपल की बात कर रहे हैं, कॉमन पीपल की बात कर रहे हैं, कि अभी वो एक साथ बैठ के सब लोग जो है कहानी सुन रहे हैं, जो उनको सुनाया जा रहा है, क्लियर। As you will see in chapter 8, they did not read a book individually and silently, ठीक है। अब कोई भी बुक, मान लो कि जो कोई बुक पढ़ रहा है, तो वो बुक कैसे पढ़ रहा है? साइलेंटली नहीं पढ़ रहा है, वो बुक ऐसे पढ़ रहा है कि उसके आसपास भी जो लोग बैठे हैं उनको सुनाई दे, ठीक है। जो लोग इलिटरेट हैं, जो बुक नहीं पढ़ सकते हैं, उन तक भी उस इंफॉर्मेशन को पहुंचाया जा सके। देन बिफोर द एज ऑफ प्रिंट बुक्स वर नॉट ओनली एक्सपेंसिव बट दे कुड नॉट बी प्रोड्यूस इन सफिशिएंट नंबर। अब जब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जिस वक्त नहीं रही होगी, तो जाहिर सी बात है कि जो हैंड रिटन मनुस्क्रिप्ट्स वगैरह होंगी तो बहुत महंगी मिलती होंगी, हर कोई इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। नाउ बुक्स कुड रीच आउट टू वाइडर सेक्शंस ऑफ पीपल, और अब जो हम देख रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ प्रिंटिंग, तो बुक्स जो है वो हर एक पर्सन तक हमको देखने को मिल रहा है कि वहां तक उसकी पहुंच हो चुकी है। इफ अर्लियर देयर वाज अ हियरिंग पब्लिक, नाउ अ रीडिंग पब्लिक, पहले सुनने वाले लोग थे, अब पढ़ने वाले लोग हैं, इसी प्रिंट रेवोल्यूशन की वजह से, क्लियर। नेक्स्ट, बट द ट्रांजिशन वॉज नॉट सो सिंपल, ये हमने पहले भी देखा है कि जो ट्रांजिशन हुआ है बहुत ही सिंपल नहीं है, बहुत ही एक झटके में नहीं हुआ कोई ट्रांजिशन। कोई भी बदलाव, कोई भी चेंज आता है तो उसको एक सीरीज ऑफ इवेंट्स का टाइम लगता है, धीरे धीरे चीजें होती जाती हैं, तब जाकर एक बड़ा बदलाव हमको देखने को मिलता है। देन बुक्स कुड बी रीड ओनली बाय द लिटरेट, जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग पढ़ सकते हैं, वही बुक पढ़ रहे हैं। एंड द रेट्स ऑफ लिटरेसी इन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज वर वेरी लो अप टिल द 20th सेंचुरी। हम देख रहे हैं कि इतने ज्यादा पढ़े लिखे लोग तो यूरोप में थे ही नहीं, ठीक है, कि बुक्स तो भले ही प्रोवाइड हो जा रही है, बट हर कोई तो पढ़ा लिखा नहीं है, हर कोई तो बुक नहीं पढ़ सकता है। देन हाउ देन कुड पब्लिशर परसुएड द कॉमन पीपल टू वेलकम द प्रिंटेड बुक, तो अब इसके लिए जो लोग बुक्स नहीं पढ़ सकते हैं, तो उनके लिए पब्लिशर क्या कर रहे हैं कि उनकी जो बुक है वो कॉमन पीपल तक भी पहुंचे। To do this, they had to keep in mind the wider reach of printed work. Even those who did not read could certainly enjoy listening in books being read out. तो उन्होंने ऐसा कंटेंट वैसे बुक्स में रखा हुआ है कि अगर लोग उसको पढ़ तो नहीं पा रहे हैं, बट अगर उसको सुने भी तो उससे अट्रैक्ट हो, उनको वो चीजें पसंद आए। सो प्रिंटर्स बिगिन पब्लिशिंग पॉपुलर बैलाड्स, तो उन्होंने क्या शुरू किया? पॉपुलर बैलाड्स को प्रिंट करना शुरू किया, उसको पब्लिश करना शुरू किया। जो पुरानी जो फोक टेल्स हुआ करती थी, ठीक है, उसको उन्होंने पब्लिश करना शुरू किया। तो ऐसी चीजें ही देखो, पहले भी हमने देखा कि जो गैदरिंग में जो है लोग बैठ के सुनते थे, कोई उनको बताता था कि हाँ ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं, बैलाड सुनते थे, जो भी ड्रामा वगैरह है, जो फोक टेल्स वगैरह है, वो सब सुनते थे, वो सब देखते थे। तो ऐसा ही कंटेंट उनको बुक्स में प्रोवाइड किया जा रहा है। They were then sung and recited at gathering in village and in taverns in town। अब देखो कि बैलाड क्या है? बैलाड एक हिस्टोरिकल अकाउंट और फोक टेल है, वर्स यूजुअली संग और रिसाइडेड, ठीक है। बैलाड को हम क्या बोलते हैं? फोक टेल के तौर पे हम देखते हैं। पोएम्स जो गाने के तौर पे कुछ ऐसी होती है जिसको यूजुअली जो है गा कर सुनाया जाए, ठीक है, तो उसको हम बैलाड बोलते हैं। टैवर्न क्या होता है? टैवर्न, ठीक है, विलेज में हम देखने को मिला जहां पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं, चाहे खाने की बात करें, चाहे फ्रेंड्स वगैरह हो गए, ठीक है, जहां पर भी लोगों का गेट टुगेदर हो रहा है, दैट इज द टैवर्न, ठीक है। तो वहां पर जो है हमको फोक टेल्स वगैरह हो गए, बैलाड्स वगैरह हो गए, तो लोग एक साथ आकर उसको सुनते थे, क्लियर।
ओरल कल्चर thus entered print and the printed material was orally transmitted. ठीक है, अभी भी हम देख रहे हैं कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं है उनको ओरली इन चीजों को ट्रांसमिट किया जा रहा है. The line that separated the oral and reading culture become blurred as the hearing public and reading public become intermingled. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सुनने वाले लोग हैं और जो पढ़ने वाले लोग हैं दोनों का ही हमको इंटीग्रेशन देखने को मिल रहा है. तो आई होप आपको ये वाला जो है टॉपिक समझ में आया होगा कि जो प्रिंट रेवोल्यूशन हुआ है वो कैसा हुआ है और लोगों का, चाहे हम एलिट्स की बात करें चाहे कॉमन पीपल की बात करें, तो उन पर उनका असर क्या हुआ है. देन रिलीजियस डिबेट एंड फियर ऑफ प्रिंट. अब फियर ऑफ प्रिंट का क्या यहाँ पर देखिए सेंस है वो हम देखते हैं कि प्रिंट क्रिएटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ वाइडर सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज एंड इंट्रोड्यूस अ न्यू वर्ड ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन. अब जैसे जैसे चीजें प्रिंट हो रही हैं तो लोगों को समझ में आ रहा है कि हाँ इस टाइप का भी कोई आइडिया होता है, ये भी कोई चीज होती है. लोगों ने सोचना शुरू किया, लोगों ने डिस्कशन करना शुरू किया. Even those who disagreed with the established authorities could now print and circulate their ideas. तो अगर कोई पर्टिकुलर आइडिया मार्केट में है और वो लोगों को नहीं पसंद आ रहा है, वो जिस भी सेक्शन को नहीं पसंद आ रहा है, तो उनके पास भी अभी मौका है कि वो अपने आइडियाज को भी पब्लिश कर रहे हैं, अपने आइडियाज को भी प्रिंट कर रहे हैं. तो अब आप समझ रहे होगे कि कैसे यहाँ पर आइडियाज का भी हमको इंटीग्रेशन देखने को मिल रहा है कि अगर एक आइडिया से कोई जो है सेटिस्फाई नहीं है कोई सेक्शन, तो वो अपने आइडियाज को भी पब्लिश कर रहा है. तो लोगों के बीच कहीं ना कहीं फ्लड ऑफ आइडियाज हमको देखने को मिलेगा. Then through the printed message they could persuade people to think differently. and इसी जो भी प्रिंट वो कर रहे हैं इसी कंटेंट के द्वारा जो लोगों को वो कन्विंस कर पा रहे हैं, सोचने पर मजबूर करते हैं, उनका नजरिया यहाँ पर चेंज देखने को हमको मिल रहा है. एंड दिस हैड सिग्निफिकेंस इन डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ लाइफ. नॉट एवरीवन वेलकम द प्रिंटेड बुक. अब हर कोई, देखो कोई भी चीज अगर नहीं आ रही, कहीं भी बदलाव हो रहा है तो हर कोई इस बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करता है. कोई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बदलावों से डर लगता है. जैसे हम देखते हैं कि यूरोप की अगर हम बात करें, जैसे हमारे ग्रुप हुआ करते हैं, जैसे कंजर्वेटिव्स की बात करें, रेडिकल्स की बात करें या लिबरल्स की बात करें, तो कंजर्वेटिव्स कौन थे? कंजर्वेटिव्स ऐसे लोग थे जो बदलाव नहीं चाहते थे. उनको डर लगता था कि कोई जो पहले से स्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन है वो रहे, ठीक है, उसमें कोई बदलाव ना आए. बट जो रेडिकल्स और लिबरल्स लोग थे वो बदलाव चाहते थे, वो चेंज चाहते थे. तो यहाँ पर भी वही चीज बोली जा रही है कि हर एक सेक्शन जो है इन प्रिंटेड बुक्स को वेलकम नहीं कर रहा था. कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको इनसे डर लग रहा था. ठीक है, अब वो कैसा डर था? Many were apprehensive to the effect that the easier access of the printed word and the wider circulation of book could have on people minds. अब लोगों को जो लोग जिनको प्रिंटेड बुक से डर लग रहा था, तो उनका डर कैसा था? उनको ये लग रहा था कि कहीं लोग बहुत ज्यादा तो सोचना नहीं शुरू कर देंगे. तो अब ये कैसे लोग थे आप सोच सकते हैं जो कॉमन पीपल के बारे में ऐसा सोचे कि इतना इजिली अगर उनको आइडियाज, उनके पास इंफॉर्मेशन, उनके पास नॉलेज का एक्सेस हो जाएगा, तब क्या ही होगा, लोगों के दिमाग में क्या होगा, वो क्या सोचेंगे, उनका नजरिया क्या होगा. And it was feared that if there was no control over what was printed and read, them rebellious and irreligious thought might spread. अब लोगों को ये डर लग रहा था कि अगर इन चीजों को कंट्रोल नहीं किया गया, जो भी पब्लिश हो रहा है, अगर हमने ऐसे उसको यही छोड़ दिया कि जिसका जो मन में आ रहा है वो पब्लिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे रिबल स्टार्ट हो जाएगा, लोगों के बीच जो है कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा कि अगर एक पर्टिकुलर सेक्शन के पास ये आइडिया है, उन्होंने उसको पब्लिश कर दिया, अब दूसरा सेक्शन उसको वो आइडिया नहीं पसंद आ रहा है, तो उसने अपने आइडियाज को पब्लिश किया. तो इन आइडियाज में की जो लड़ाई है कहीं लोगों के बीच ना होने लगे, लोगों के बीच कहीं कॉन्फ्लिक्ट ना क्रिएट हो जाए. क्लियर? तो ऐसा डर था. एंड इफ दैट हैपेंड द अथॉरिटी ऑफ वैल्यूएबल लिटरेचर वुड बी डिस्ट्रॉयड. और जो वैल्यूएबल लिटरेचर की जब हम बात करते हैं तो कहीं इन चीजों की वजह से वो ना डिस्ट्रॉय हो जाए. क्लियर? आई होप आप उसको समझ पा रहे होंगे. देन expressed by religious authorities and monarch. ठीक है, इस पे ये जो डर हमको देखने को मिल रहा है, जो हमारे रिलीजियस अथॉरिटीज हैं और जो मोनार्क हैं, ठीक है, उनको ये डर सता रहा है. Then this anxiety was the basis of widespread criticism of new printed literature that has begun to circulate. तो बहुत ज्यादा हमको यहाँ पर क्रिटिसिज्म देखने को मिलेगा जो भी न्यू प्रिंटेड बुक है, जो भी न्यू प्रिंटेड मटेरियल है उसका. Let us consider the implications of this at one sphere of life in early modern Europe, namely religion. अब religion के तौर पे, हम religion के बेसिस पर देखते हैं, religion को हम बेस बनाकर देखते हैं कि क्या सच में जो प्रिंटेड मटेरियल है उसका डर इतना ज्यादा गहरा है. Then
एंड 1516 की हम बात करते हैं द रिलीजियस रिफॉर्मर मार्टिन लूथर, ठीक है, एक रिलीजियस रिफॉर्मर थे जिनका नाम था मार्टिन लूथर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 95 थीसिस को जो कि क्रिटिसाइज कर रहे थे मेनी ऑफ द प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च, ठीक है। उन्होंने क्या किया, 95 थीसिस लिखी, कितनी, 95 थीसिस लिखी जो कि क्रिटिसाइज कर रही थी किसको, जो रोमन कैथोलिक चर्च है उसको क्रिटिसाइज करते हुए 95 थीसिस किसने लिखी, मार्टिन लूथर ने। A printed copy of this was posted on the church door, और जो एक प्रिंटेड कॉपी उसी का जो उन्होंने लिखा उसको प्रिंट कराया, उसकी एक प्रिंटेड कॉपी जो है उन्होंने उस चर्च के डोर पे जाके लगा दी। एंड इट चैलेंज द चर्च टू डिबेट हिज आइडिया। अब यहाँ पर चर्च को मिल गया चैलेंज कि इस आइडिया पर अब तो डिबेट करना पड़ेगा, क्लियर। तो लूथर्स राइटिंग वर इमीडिएटली रिप्रोड्यूस इन वास्ट नंबर एंड रीड क्विकली, और इन्होंने जो कुछ भी लिखा था, ये जो उनकी 95 थीसिस थी, वो क्या हुई, बहुत ही जो है बहुत जल्दी, बहुत फास्ट जो है, वास्ट नंबर में हमको इसका प्रोडक्शन देखने को मिलता है और बहुत ही लोगों ने इसको पढ़ना भी शुरू कर दिया। दिस लेड टू अ डिवीजन विद इन द चर्च। अब यहाँ पर हमको डिवीजन देखने को मिलता है, और किसकी बिगिनिंग देखने को मिल रही है, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की। अब देखो क्या है कि रिलीजन पर कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है प्रिंटिंग कल्चर का, प्रिंटिंग रेवोल्यूशन का, कि यहाँ पर हमको चर्च में ही डिवीजन देखने को मिल रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ आइडियाज, क्योंकि वहां पर अलग है, आइडियाज का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो रोमन कैथोलिक चर्च अलग हो जाएगा एंड प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन आया है, उसकी वजह से प्रोटेस्टेंट जो क्लास है और जो कैथोलिक क्लास है, दोनों में हमको डिवीजन देखने को मिलेगा, क्लियर। एंड लूथर्स ट्रांसलेशन टू द न्यू टेस्टामेंट, ठीक है, जो उनका न्यू टेस्टामेंट, ये हमको बाइबल का देखने को मिल रहा है कि बाइबल में न्यू टेस्टामेंट है, तो उसका ट्रांसलेशन इन्होंने किया एंड ही सोल्ड 5000 कॉपीज विद इन अ फ्यू वीक्स, कि कुछ हफ्तों में ही 5000 कॉपीज जो है वो बिक गई हैं, किसकी, जो न्यू टेस्टामेंट का इन्होंने ट्रांसलेशन किया। एंड अ सेकंड एडिशन भी इसका अपीयर्ड हो गया विद इन 3 मंथ्स। द डीपली ग्रेटफुल टू द प्रायर लूथर said printing is the ultimate gift of the god and the greatest one। तो यहाँ पर लूथर का स्टेटमेंट क्या है, ये आपको याद रखना है, आपको आंसर में इसको मेंशन करना है कि उनका स्टेटमेंट क्या है, कि प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन, क्लियर। Several scholars in fact think that the print brought about a new intellectual atmosphere and had spread the new ideas led to the reformation। तो इसी प्रिंटिंग की वजह से कुछ स्कॉलर्स का भी मानना है कि इन्हीं प्रिंटिंग की वजह से जो प्रिंट रेवोल्यूशन आया है, जो प्रिंट कल्चर आया है, जितना बड़ा चेंज आया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमको सोसाइटी में रिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, क्लियर। देन प्रिंट एंड द डिसेंट। Print and popular religious literature stimulated many distinctive individual interpretation of faith even among little educated working people। In the 16th century, Menocchio, इनका आपको नाम याद रखना है, Menocchio, ठीक है, a miller in Italy began to read books that were available in his locality। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, बुक्स पढ़ना शुरू हुई, कौन सी, Menocchio, क्लियर। He reinterpreted the message of Bible and formulated a view of God and creation that engaged the Roman Catholic Church। यहाँ पर क्या देखने को मिला कि रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ था ये, ठीक है, कि जो कुछ भी उन्होंने बाइबल का मैसेज उन्होंने रीइंटरप्रेट किया, किसने, मेनाकियो ने, ठीक है, और एक फॉर्मुलेट किया अ व्यू ऑफ गॉड जो कि कहीं ना कहीं खिलाफ था, जो इनरेज कर रहा था रोमन कैथोलिक चर्च को। विद द रोमन चर्च बिगिन हिज its inequation to repress that the this idea, that heretical ideas, Menocchio was hauled up twice and ultimately executed। अब मेनाकियो को क्या किया कि जिस हिसाब से उनके आइडियाज जो है पॉपुलर हो रहे थे और रोमन कैथोलिक चर्च का जिस हिसाब से क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो गया था, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मेनाकियो को क्या किया गया, एग्जीक्यूट कर दिया गया। The Roman Church, troubled by such effects of popular readings and questioning of faith, imposed several controls over publishers and booksellers and began to maintain index of prohibited books from 1558। तो इतना ज्यादा जो क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ कि आइडियाज जो स्प्रेड हो रहे हैं, नए नए आइडियाज लोगों को मिल रहे हैं, तो लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि अगर ये चीज हो रही है, दैट मीन कि पहले क्या होता था कि रोमन कैथोलिक चर्च ने जो कुछ कह दिया तो वो मतलब गॉड का मैसेज है और वो लोगों को फॉलो करना है, बट अब क्या है, लोग क्या हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं, लोगों के बीच नए नए आइडियाज डेवलप हो रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। एंड इसकी वजह से जो रोमन कैथोलिक चर्च है उनको एक प्रोहिबिटेड बुक्स का इंडेक्स भी अब मेंटेन करना पड़ रहा है फ्रॉम 1558, क्लियर। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं द रीडिंग मैनिया। रीडिंग मैनिया का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जो रीडिंग करना अब लोगों के बीच इतना पॉपुलर हो रहा है, लोग क्रेजी हो रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ
पढ़ने के लिए, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ रीडिंग। नाउ द 17th एंड 18th सेंचुरी, ठीक है, हम यहाँ पे देखने को मिला कि 17th और 18th सेंचुरी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। लिटरेसी रेट वेंट अप इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द यूरोप, कि यूरोप में अब लिटरेसी जो है धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक है, यूरोप में लिटरेसी अब बढ़ रही है। चर्चेस ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशन सेट अप स्कूल्स एंड विलेजेस कैरिंग लिटरेसी टू पीजेंट्स एंड आर्टिसंस, स्कूल्स अब सेटअप किए जा रहे हैं, चाहे पीजेंट्स की बात करें, आर्टिसंस की बात करें, सबको अब लिटरेसी जो अब मिल रही है। By the end of 18th century, in some parts of the Europe, literacy rates were as high as 60 to 80%. अब यहाँ पर हमको लिटरेसी रेट जो कि पहले बहुत ही ज्यादा कम थी, अब 60 to 80% देखने को मिल रही है। As literacy and schools spread in European countries, there was a virtual reading mania. अब जैसे जैसे देखो लोगों के बीच लिटरेसी फैलेगी, दैट मीन्स कि अब लोगों को पढ़ने में मजा आएगा, अब लोगों को पढ़ना बहुत ही बेहतर तरीके से शुरू कर देंगे। पीपल वांटेड बुक्स टू रीड, अब उनको बुक चाहिए, एंड प्रिंटर्स प्रोड्यूस बुक्स इन एवर इंक्रीजिंग नंबर। न्यू फॉर्म्स ऑफ पॉपुलर लिटरेचर अपीयर्ड इन प्रिंट टारगेटिंग न्यू ऑडियंस, क्या हमको नए नए तरीके के जो है हमको प्रिंट देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, और टारगेटिंग न्यू ऑडियंस की जो नई नई ऑडियंस है उनको टारगेट करते हुए अब लोगों के मन का जो है वो कंटेंट आ रहा है कि जो लोग पढ़ना चाह रहे हैं पब्लिशर जो है वही पब्लिश कर रहा है। बुक सेलर एम्प्लॉयड पेडलर्स who roamed around the village carrying little books for sale, की जो बुक सेलर्स हैं उन्होंने ऐसे लोग रखे हुए हैं, पेडलर्स रखे हुए हैं कि जो गांव गांव में जो घूम के जाके छोटे छोटे बुक्स को जो बेच रहे हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं एल्मेनांसेस, ठीक है, दीज वर एल्मेनांसेस और रिचुअल कैलेंडर, ठीक है, along with ballads and folk tales. But other forms of reading matter largely for entertainment begin to reach ordinary readers as well, ठीक है, जब हम देख रहे हैं कि इंटरटेनमेंट का भी जो कंटेंट चाहिए लोगों को, तो जो इंटरटेनमेंट वाला कंटेंट है वो दैट इज द अदर फॉर्म ऑफ रीडिंग, वो भी अब जो है कॉमन पीपल तक पहुंच रहा है, ऑर्डिनरी रीडर्स तक पहुंच रहा है। एंड इन इंग्लैंड मेनी चैप बुक्स क्या होती है, बहुत छोटी छोटी बुक्स होती हैं जो कि चैपमैन जो है वो लेकर आते हैं, ठीक है, वो इसको बेचते हैं, एंड सोल्ड फॉर अ पेनी, एक पेनी में ही हमको इन चैप बुक्स मिल रही हैं, कहां पर, इंग्लैंड में। सो इवन द पुअर कुड बाय देम, तो जो बहुत ही ज्यादा जो गरीब से गरीब भी अगर कोई होगा तो वो भी इन चैप बुक्स को अफोर्ड कर सकता है, तो हर एक सेक्शन तक जो है वो बुक्स को पहुंचाया जा रहा था। इन फ्रांस वर द बिब्लियोथेक ब्लू, ठीक है, नाम क्या है, बिब्लियोथेक ब्लू, which was low printed small books, ये कैसी बुक्स थी, ये लो प्रिंटेड स्मॉल बुक्स थी, इनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है, प्रिंट हो रही है पुअर क्वालिटी पेपर पर एंड बाउंड इन चीप ब्लू कवर, ठीक है, चीप ब्लू कवर में बाउंडेड है, इसलिए इसका नाम भी वैसा ही है कि बिब्लियोथेक ब्लू, क्लियर। Then there were the romances printed on 4 to 6 pages and the more substantial histories which were stories about the past. यहाँ पर हमको क्या देखने को मिल रहा है, 4 से 6 पेज तक हमको देखने को मिल रहा है कि जो रोमांसेस थे, जो रोमांसेस जो ड्रामास की अगर हम बात कर लें, जो वर्क वैसे थे, तो उस पर जो है कंटेंट वैसा कंटेंट देखने को मिल रहा है, हिस्ट्रीज देखने को मिल रही हैं जो कहीं ना कहीं पास्ट की स्टोरीज हैं, ठीक है, वो उन बुक्स में मेंशन की जा रही हैं। बुक्स वर ऑफ वेरियस साइजेस, तो बहुत ही बुक्स में हमको वेरिएशन भी दिख रहा है, हमको साइज का वेरिएशन है, मैटर का वेरिएशन है, कंटेंट का वेरिएशन है, डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस और इंटरेस्ट की हमको अलग अलग जो है वो बुक्स देखने को मिल रही हैं। तो हर एक सेक्शन तक बुक्स पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी यूरोप में कि हर कोई जो है बुक्स को अब पढ़े। The periodical press, ठीक है, the periodical press developed from the early 18th century combining information about current affairs with entertainment, कि यहाँ पर क्या जो periodical press है उन्होंने क्या शुरू किया, उन्होंने जो इंफॉर्मेशन वो तो वो दे रहे हैं करंट अफेयर की, बट साथ में इंटरटेनमेंट के साथ न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स कैरीड इंफॉर्मेशन अबाउट वार एंड ट्रेड, जो न्यूज़पेपर है, जनरल वगैरह है, तो यहाँ पर भी हमको इन्फॉर्मेशन किसकी मिल रही है, वार की, कि कहाँ कहाँ पर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ट्रेड कैसा हो रहा है, ट्रेड एक्सचेंज कैसा हो रहा है, और जो कुछ भी डेवलपमेंट हो रहा है अदर प्लेसेस पर, या आपने यहाँ कुछ भी अगर नई चीज हो रही है, करंट अफेयर से रिलेटेड है, वार से रिलेटेड है, ट्रेड से रिलेटेड है, डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो वो सारी चीजें मेंशन की जा रही हैं क्लियरली। सिमिलरली द आइडियाज of scientists and philosophers now become more accessible to the common people, कि जो साइंटिस्ट क्या सोचते हैं, जो फिलोसोफर्स हैं उनकी थिंकिंग क्या है, उनकी थॉट प्रोसेस क्या है, ये अब कॉमन लोग भी उसको पढ़ पा रहे हैं, उन तक भी ये एक्सेस हो पा रही है। एंशिएंट एंड मिडिवल साइंटिफिक टेक्स्ट वर कंपाइल्ड एंड पब्लिश, जो भी एंशिएंट टेक्स्ट हैं, जो मिडिवल टेक्स्ट हैं, उन सबको भी पब्लिश किया जा रहा है, उन सबको कंपाइल किया जा रहा है, मैप्स हो गया, साइंटिफिक डायग्राम्स हो गए, तो ऐसे ऐसे आपको सब्जेक्ट पर, ऐसे ऐसे टॉपिक्स पर आपको बुक्स देखने को मिलेंगी, हर एक छोटे से छोटे टॉपिक को मेंशन किया जा रहा है, लोगों की चॉइस का ध्यान रखा जा रहा है कि लोग पढ़ना क्या चाह रहे हैं।
When scientists like Isaac Newton, ठीक है, कौन? Isaac Newton begin to publish their discoveries, they could influence a much wider circle of scientifically minded readers. कि जब इजैक न्यूटन अपनी थ्योरीज को उन्होंने पब्लिश की, जो कुछ भी उन्होंने डिस्कवर किया उसको उन्होंने पब्लिश किया, तो बहुत ही वाइडर रेंज ऑफ पीपल तक उनकी ये बात जो है वो पहुंच पाई थी. द राइटिंग ऑफ थिंकर्स जैसे कि थॉमस पेन हो गए, वॉल्टेयर हो गया, जीन जॉक्यूस रोसियो हो गए, तो ये क्या सोच रहे हैं, इनकी थिंकिंग क्या है, ये सोसाइटी के बारे में क्या सोच रहे हैं, ये देश के बारे में क्या सोच रहे हैं, फिलोसफी इनकी कैसी है, क्या इनकी थॉट प्रोसेस है, तो वो सब अब कॉमन पीपल भी उसको एक्सेस कर पा रहा है, वो उसको जान पा रहा है कि जो फिलोसफर है, जो पर्टिकुलर साइंटिस्ट है, वो क्या सोच रहा है. क्लियर. और साइंस के लिए क्या आइडियाज है, रीजन हो गया, रेशनैलिटी हो गया, तो ये सारा क्या है, हमको अब हर तरीके का कंटेंट हमको अब जस्ट बिकॉज ऑफ प्रिंटिंग कल्चर हर एक ऑर्डिनरी पीपल तक भी हमको इसका एक्सेस देखने को मिल रहा है. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज द ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड. ये एक स्टेटमेंट है, आपको इसको याद रखना है. ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट ऑफ द वर्ल्ड. Clear. By the mid 18th century, they were a common conviction that books were a mean of spreading progress and enlightenment. ये हमको पता है that many believe that books could change the world. सीधी जाहिर सी बात है कि अब देखो रेवोल्यूशन हो रहा है, चेंज आ रहा है, that it could change the world, liberate society from despotism and tyranny. इससे सोसाइटी क्या हो रही है? लिबरेट भी हो सकती है. जो भी टायरनी लोग झेल रहे हैं, ठीक है, जो डोमिनेशन एस्टैब्लिश है, ठीक है, उससे अब लिबरेशन भी मिल सकती है, ऐसा भी बोला जा रहा है. ठीक है. When region and intellect would rule. लुइस सेबास्टियन मर्सियर, इनका नाम भी आपको याद रखना है. जो भी चैप्टर में आपको इंपॉर्टेंट नाम दिए जा रहे हैं, जो मैं बताती जा रही हूँ, उसको आप चाहे नोट कर सकते हैं, उसको आपको याद रखना पड़ेगा कि लुइस सेबास्टियन मर्सियर कौन है? एक नोवेलिस्ट है इन द 18th सेंचुरी फ्रांस के. ठीक है, उनका क्या स्टेटमेंट है? द प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ द प्रोग्रेस. क्या उन्होंने बोला है? द प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ progress and public opinion is the force that will sweep despotism away. कि जो उनका कहना है कि जो प्रिंटिंग प्रेस है ये बहुत ही मोस्ट पावरफुल इंजन है प्रोग्रेस का, और जो लोग सोच रहे हैं, जो पब्लिक की ओपिनियन है, यही एक फोर्स है जो डिस्पोटिज्म को भी हटा सकती है, जो डिस्पोटिज्म को दूर भगा सकती है. क्लियर. In many of Mercier novels, as heroes are transformed by act of reading, they devour books, are lost in word, books create and become enlightened in the process. तो उनकी जो कुछ भी उन्होंने नॉवल वगैरह लिखी है, मर्सियर की जो नॉवेल्स हैं, उसमें उन्होंने इसी बात को एम्फसाइज किया है कि जो उनका जो हीरो रहता है वो बुक्स को ज्यादा पढ़ता है, जो बुक से बनी दुनिया है उसमें वो खो जाता है, एंड वहीं से उसको एनलाइटमेंट मिलती है. ठीक है, वहीं से उसकी ग्रोथ होती है. तो इन चीजों को काफी ज्यादा एम्फेसिस किया जा रहा है कि लोग ज्यादा से ज्यादा इसलिए बुक्स पढ़ें, अपने अंदर जो है वो आइडियाज को डेवलप करें. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रहा मर्सियर का और ये उनकी थॉट प्रोसेस थी. देन कन्विंस्ड ऑफ द पावर ऑफ द प्रिंट इन ब्रिंगिंग एनलाइटमेंट एंड डिस्ट्रॉइंग द बेसिस ऑफ डिस्पोटिज्म, मर्सियर प्रोक्लेम्ड. अब ये इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो स्टेटमेंट है, इसको आपको याद रखना है. क्या है? ट्रेम्बल देयरफॉर टायरनी ऑफ द वर्ल्ड, ट्रेम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर. ठीक है, ये आपको याद रखना है. प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन. अब देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन, प्रिंट कल्चर का फ्रेंच रेवोल्यूशन पर क्या इम्पैक्ट रहा है. फ्रेंच रेवोल्यूशन हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है क्लास 9th में, तो प्रिंट कल्चर का क्या इम्पैक्ट रहा है उस पर वो हम देखते हैं. मेनी स्टूडेंट्स हैव आर्ग्यूड दैट प्रिंट कल्चर क्रिएटेड द कंडीशंस विद इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन अकर्ड. कैन वी मेक सच अ कनेक्शन? 3 टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट इस पे दिए जा रहे हैं कि क्या ऐसा कोई कनेक्शन हमको देखने को मिलता है. पहला क्या है? प्रिंट पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ एनलाइटमेंट थिंकर्स, कि जो भी थिंकर सोच रहे हैं तो प्रिंट की वजह से ही तो वो पॉपुलराइज हो रहा है. कलेक्टिवली देयर राइटिंग वुड प्रोवाइड अ क्रिटिकल कमेंट्री ऑन ट्रेडिशन, सुपरस्टिशन एंड डिस्पोटिज्म. दे आर्ग्यूड फॉर द रूल ऑफ रीजन रेदर देन कस्टम. यहाँ पर किसके लिए आर्ग्यू किया जा रहा है? रीजन की बात हो, कस्टम की नहीं. एंड डिमांडेड दैट एवरीथिंग इज बी जज्ड, कि हर एक चीज को सोचा समझा परखा जाए. ठीक है, किस पर? रीजन और रैशनैलिटी के बेसिस पर. सब कुछ जो है वो कस्टम वाइज नहीं होना चाहिए, अब रीजन के वाइज होना चाहिए सब कुछ. दे अटैक द सैक्रेड अथॉरिटी ऑफ द चर्च. तो चर्च पर भी जो है वो क्वेश्चनिंग लोगों की स्टार्ट हो जाती है. जो डिस्पोटिक पावर है, जो एब्सोल्यूट पावर है, उस पर लोग अब क्वेश्चन करने लगते हैं, उस फेथ पर लोग अब क्वेश्चन करने लगते हैं. And thus eroding the legitimacy of social order based on tradition. The writings of the Voltaire की बात करें, चाहे हम रोजियो की बात करें, बहुत ही ज्यादा पॉपुलराइज हुई. एंड दोज हु रीड बुक्स सॉ द वर्ल्ड थ्रू न्यू आईज. ठीक है, अब क्या है, लोगों का नजरिया चेंज हो गया है जस्ट बिकॉज ऑफ
प्रिंटेड मटेरियल कि लोगों ने रीजनली सोचना जो है वो शुरू कर दिया था। जब हम सेकंड पॉइंट की बात करें, दैट प्रिंट क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट, कि जब लोग नए नए आइडियाज को पढ़ रहे हैं, नए नए आइडियाज को समझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डिबेट वाली भावना जो है वो इमर्ज हो रही है। ऑल वैल्यूज, नॉर्म्स, इंस्टीट्यूशंस वर री इवेल्युएटेड, कि जो वैल्यूज पहले के रहे हैं, जो कस्टम, जो ट्रेडिशन पहले के रहे हैं, उसको कहा जा रहा है कि उसको फिर से री इवेल्युएट किया जाए, उसको डिस्कस किया जाए। Clear that had become aware of the power of region and recognized the need to questioning existing ideas and beliefs. Within this public culture, new ideas of social revolution came into being. थर्ड, यहाँ पे हमने देखा कि जो भी पुराना जो इंस्टीट्यूशन है, या हम बात करें जो नॉर्म्स वगैरह, जो ट्रेडिशन वगैरह, कहीं ना कहीं उनको क्वेश्चनिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अब जब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, बाय द 1780s देयर वाज एन आउटपोरिंग ऑफ लिटरेचर दैट मॉक्ड देयर रॉयल्टी एंड क्रिटिसाइज्ड देयर मोरालिटी, कि ऐसे ऐसे भी हमको लिटरेचर्स देखने को मिल रहे हैं जो कहीं ना कहीं रॉयल्टी के खिलाफ हैं, उसको क्वेश्चन कर रहे हैं, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्लियर, एंड इन दिस प्रोसेस इट रेज्ड, यहाँ पर क्वेश्चन जो है रेज हो रहा है, यहाँ पर क्रिटिसिज्म हो रहा है जो भी एस्टैब्लिश्ड जो सिस्टम है उसके उस पर। क्लियर, देन क्वेश्चंस अबाउट द एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर, जो भी एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर है उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, कार्टून्स बनाए जा रहे हैं, कैरिकेचर्स बनाए जा रहे हैं, जो कि सजेस्ट कर रहे हैं कि जो मोनार्की है वो रिमेन एब्जॉर्ब्ड only in sensual pleasure while the common people suffered, कि जो मोनार्की है कि सारे के सारे जो प्रिविलेजेस हैं वो तो मोनार्की को ही मिल रहे हैं, और जो कॉमन पीपल है, जो ऑर्डिनरी पीपल है, उसको पहले भी सफर करना पड़ रहा है, उसको आज भी सफर करना पड़ रहा है। तो इन चीजों को लेकर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म जो है वो स्टार्ट हो गया है टू द existing social order. The literature circulated underground and led to the growth of hostile sentiments against the monarchy. How do we look at these arguments? तो इन आर्गुमेंट जो भी दिए गए हैं इसका मतलब क्या है, हम इसको कैसे देखते हैं? That there can be no doubt that print helps the spread of ideas, but we must remember that the people did not read just one kind of literature. हम ये देख रहे हैं कि चेंज तो आ रहा है, आइडियाज का स्प्रेड हो रहा है, बट हमें ये भी याद रखना है कि लोग सिर्फ एक ही आइडिया का लिटरेचर नहीं पढ़ रहे हैं, एक ही आइडियाज से वो जो है उनका गेट टुगेदर नहीं हो रहा है, उनको बहुत सारे आइडियाज मिल रहे हैं। If they read the ideas of Voltaire and Rousseau, they were also exposed to monarchical and church propaganda. कि अगर वो वोल्टेयर और रोजियो के आइडियाज को पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें मोनार्कियल और जो चर्च का जो प्रोपेगेंडा चल रहा है उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो भी उनको समझ में आ रहा है। एंड दे वर नॉट इन्फ्लुएंस्ड डायरेक्टली बाय एवरीथिंग द रीडर सॉ, दे एक्सेप्टेड सम आइडियाज एंड रिजेक्टेड अदर्स। अब ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने एक दिन पे एक बुक पढ़ी, एक आइडिया उनको मिला तो वो उससे इन्फ्लुएंस हो गए, देन दूसरे दिन उन्होंने दूसरी बुक पढ़ी, दूसरा आइडिया मिला, देन उससे इन्फ्लुएंस हो गए। तो ये चीजें नहीं हो रही है, वो डायरेक्टली किसी चीज से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हैं, बल्कि वो जो पढ़ रहे हैं, जो वो चीजें समझ रहे हैं, तो उनको जो आइडिया लग रहा है कि हाँ ये सही है, देन उस आइडिया को उन्होंने एक्सेप्ट किया और उसी के बेसिस पर वो आगे बढ़ रहे हैं, उन्हीं के बेसिस पर वो क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। जो आइडियाज उनको नहीं ठीक लगते उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। दे इंटरप्रेटेड थिंग्स देयर ओन वे, प्रिंट डिड नॉट डायरेक्टली शेप देयर माइंड्स। डायरेक्टली जो है प्रिंट का इन्फ्लुएंस नहीं देखने को मिल रहा है, यहाँ पर प्रिंट ने क्या किया है, लोगों को अवेयर किया है, लोगों को दिमाग खुला है, उनकी आंखें खुली हैं कि अब क्या सही है क्या गलत है वो लोगों को नजर आने लगा है। ठीक है, प्रिंट ने सिर्फ ये चीजें की हैं, प्रिंट ने सिर्फ नजरिया बदला है, लोगों का जो है उनके विचार नहीं बदल दिए, सिर्फ उनको सोचने पर मजबूर किया है। क्लियर, तो ये चीजें। और हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, वो क्या है, द 19th सेंचुरी। अब हम किसकी बात करेंगे बच्चों, 19th सेंचुरी की बात करते हैं। The 19th century saw vast leap in mass literacy in Europe. लिटरेसी के हमने जैसे देखा ही है कि बहुत ज्यादा जो है लिटरेसी धीरे धीरे बढ़ने लगी थी, तो अब वो चिल्ड्रेन, वुमेन एंड वर्कर, इन पर हमको कैसा इफेक्ट देखने को मिलता है, ये सेक्शन क्या सोचता है, हम इसके बारे में अब देखेंगे। आज प्राइमरी एजुकेशन बिकम कंपलसरी, प्राइमरी एजुकेशन को क्या कर दिया गया था लेट 19th सेंचुरी से कंपलसरी कर दिया गया था, एंड चिल्ड्रन बिकम एन इम्पोर्टेंट कैटेगरी ऑफ रीडर। तो अब बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी हो, क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो टेक्स्ट बुक तो उनको पढ़नी ही पढ़नी है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है क्रिएट हुआ किसका, चिल्ड्रंस का, स्टूडेंट्स का। प्रोडक्शन ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक बिकम क्रिटिकल फॉर द पब्लिशिंग इंडस्ट्री। अ चिल्ड्रन प्रेस को भी स्टैब्लिश किया गया। क्लियर, कब, फ्रांस में 1857 में, फ्रांस में 1857 में चिल्ड्रन प्रेस को भी स्टैब्लिश किया गया। यहाँ पर इनका क्या काम था, जो कि ओल्ड फेरी टेल्स हैं, जो फोक टेल्स हैं, उसको पब्लिश किया जाए, और जो नए नए वर्क्स आ रहे हैं उनको भी पब्लिश किया जाए और बच्चों तक पहुंचाया जाए।
The Grimm brothers in Germany spent years compiling traditional folk tales gathered from peasants. यहाँ पर हमको क्या देखने को मिल रहा है, जो ग्रिम ब्रदर्स हैं, ठीक है, जर्मनी के, उन्होंने बहुत टाइम जो है बहुत अपना टाइम स्पेंड किया इन्हीं फोक टेल्स को गिदर करने में, इन्हीं फोक टेल्स को इकट्ठे करने में, ठीक है, पीजेंट से, ठीक है, लोगों से उन्होंने पूछा कि क्या क्या चीजें जो एंशिएंट टाइम पे होती रही होंगी, तो उन चीजों को उन्होंने क्या किया, उसको कलेक्ट किया, एंड व्हाट दे कलेक्टेड वाज एडिटेड बिफोर द स्टोरीज वाज पब्लिश्ड इन द कलेक्शन 1812, और उनकी जो भी स्टोरीज रही हैं वो उन्होंने पब्लिश की है 1812 में. क्लियर? Anything that was considered unsuitable for children or would appear vulgar to the elites were not included in the published version. कि जो कुछ भी लगा कि ये बच्चों के लिए unsuitable है, बच्चों के लिए वो सही नहीं है, ठीक है, ये vulgar है, elites के लिए भी, तो उसको क्या कर दिया गया, उसको हटा दिया गया, उसको published version में नहीं रखा गया. And rural folk tales that's acquired a new form. In this way, print recorded old tales but also changed them. यहाँ पर क्या हुआ कि जो old tales हैं, जो पुरानी कहानियां हैं, उसको भी प्रिंट ने इंक्लूड किया, उसको भी प्रिंट जो है पब्लिश कर रहा है, बट यहाँ पर क्या है कि जो चीजें अनसुटेबल है उसको हटाया भी जा रहा है. इसका मतलब कि पुरानी चीजें पब्लिश हो रही हैं बट चेंज के साथ. जब हम अभी हमने बात की चिल्ड्रंस की, अब हम बात करते हैं वुमेन की. वुमेन बिकम इम्पोर्टेंट एज रीडर्स एज वेल एज राइटर्स. की वुमेन भी हमको बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन यहाँ पर इमर्ज होता दिखता है. पेनी मैगजीन्स की जब हम बात, जैसे हमने देखा पेनी बुक्स वगैरह, चैप बुक्स के बारे में हमने देखा, तो वैसे ही पेनी मैगजीन्स जो है वो किसके लिए बनाई जा रही थी, सिर्फ और सिर्फ वुमेन के लिए. अब यहाँ पर क्या है कि उनका मैनुअल टीचिंग एज वर मैनुअल टीचिंग प्रॉपर बिहेवियर एंड हाउस कीपिंग, ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए ये सारे टॉपिक्स को यूज किया जा रहा है. चाहे वुमेन की बात करें और मैनुअल टीचिंग की बात करें, प्रॉपर बिहेवियर की बात करें, हाउस कीपिंग की बात करें, तो इन सारे टॉपिक्स पर हमको ये बुक्स देखने को मिल रही, ये मैगजीन्स हमको मिल रही हैं. When novels began to written in the 19th century, women were seen as important readers. Novels जब start हुआ, ठीक है, 19th century में नॉवेल्स की पब्लिशिंग जब शुरू होती है, तो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कि वुमेन्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रीडर जो है वो जो इमर्ज होकर आती हैं. एंड सम ऑफ द बेस्ट नोन नॉवेलिस्ट, सम ऑफ द बेस्ट नोन नॉवेलिस्ट कौन कौन सी, जेन ऑस्टेन नाम का याद रखना है आपको, द ब्रॉन्ट सिस्टर्स और जॉर्ज इलियट, ठीक है, जॉर्ज इलियट की कहानी हम आज भी हम लोग पढ़ते हैं, बुक्स में आता है. एंड दीज राइटिंग्स बिकम important in defining a new type of woman, a person with will, strength of personality, determination, empowered thing. यहाँ पर हमको वुमेन का एक नया जो है कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिल रहा है कि जो सोच सकता है, ठीक है, जो पढ़ सकता है, जो लिख सकता है, जिसके अंदर विल पावर है, जिसके अंदर डिटर्मिनेशन है, जो सोच सकता है, ठीक है, तो ऐसी हमको कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल रही है इन द वुमेन. Lending libraries had been in existence from the 17th century onwards. In the 19th century, lending libraries in England become instruments for educating white collar workers. यहाँ पर क्या है, लाइब्रेरीज हैं, ठीक है, लाइब्रेरीज कैसी हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो वर्क कर रही हैं फॉर एजुकेटिंग व्हाइट कॉलर वर्कर्स. चाहे हम आर्टिशंस की बात करें या लोअर मिडिल क्लास की बात करें, तो इन सब चीजों, इन सब लोगों के लिए क्या बनाई जा रही हैं, लाइब्रेरीज. क्लियर? Sometimes self-educated working class people wrote for themselves. और जो लोग पढ़े लिखे हैं, अगर हम इन्हीं वर्किंग क्लास की बात करें, तो इनमें से जो लोग पढ़े लिखे भी हैं, वो खुद उन्होंने अपने बारे में लिखा भी है. And after the working day was gradually shortened from the mid 19th century, workers had some time for self improvement and self expression. कि जैसे ही उनका काम खत्म होता है, हम देखा है कि मिड 19th century में थोड़ा सा जो उनका काम का टाइमिंग रहता है वो कम कर दिया जाता है, ठीक है, इट ग्रेजुअली शॉर्टेंड. तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि उन्होंने अपना काम खत्म किया, देन उनके पास जो अपना पर्सनल टाइम है उसको वो अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट में, सेल्फ एक्सप्रेशन में लगा रहे हैं, अपने बारे में वो लिख रहे हैं, वो अपने लिए लिखना उन्होंने शुरू कर दिया. दे रॉट पॉलिटिकल ट्रैक्ट्स एंड ऑटोबायोग्राफीज इन लार्ज नंबर. क्लियर? नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टॉपिक फर्दर इनोवेशन. अब हम देख रहे हैं कि यहाँ तक हमने देखा कि जो कुछ भी प्रिंट कल्चर या प्रिंट रेवोल्यूशन हुआ और अदर सेक्शंस पर कैसा उसका इम्पैक्ट पड़ा है. अब उसके आगे क्या होता है, जब हम बात कर रहे हैं लेट 18th सेंचुरी की, किसकी बात कर रहे हैं, लेट 18th सेंचुरी की जब हम बात कर रहे हैं, द प्रेस केम टू बी मेड आउट ऑफ मेटल. ठीक है, प्रेस हमको कैसे मिल रही है, मेटल की बनी हुई. Now the 19th century there was a series of further innovations in printing technology. अब हमको 19th century से क्या देखने को मिल रहा है, जो कुछ भी फर्दर इनोवेशन हो रहा है, ठीक है, नए नए इनोवेशंस जो है वो स्टार्ट हुए हैं, नई नई जो है टेक्नोलॉजीज जो है वो डिस्कवर होने लगी हैं. कब से, 19th सेंचुरी से. बाय द मिड 19th सेंचुरी, किसकी बात कर रहे हैं, बाय द मिड 19th सेंचुरी
रिचर्ड एम हो ऑफ न्यूयॉर्क, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड, रिचर्ड एम हो ऑफ न्यूयॉर्क हैड परफेक्टेड द पावर ड्राइविंग सिलिंड्रिकल प्रेस, ठीक है, कि सिलिंड्रिकल प्रेस जो है उसको किसने परफेक्ट किया, रिचर्ड एम हो ऑफ न्यूयॉर्क। दिस वाज कैपेबल ऑफ प्रिंटिंग 8000 शीट्स पर आवर। ये जो सिलिंड्रिकल प्रेस थी ये पावर ड्राइविंग थी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली थी, और 1 घंटे में 8000 शीट्स को प्रिंट करने की कैपेसिटी थी इसमें, क्लियर। एंड दिस प्रेस वाज पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर प्रिंटिंग न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर तो भाई रोज का काम है न्यूज़पेपर से, और बहुत ही वास्ट अमाउंट में न्यूज़पेपर्स मिल रहे हैं, ठीक है, उनकी जरूरत पड़ती है, उनकी रिक्वायरमेंट होती है, तो जो सिलिंड्रिकल प्रेसेस है वो न्यूज़पेपर प्रिंटिंग के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल था। In the late 19th century, the offset press was developed, which could print up 6 colors at a time. अब यहाँ पर हमको लेट 19th सेंचुरी में ऑफसेट प्रेस देखने को मिल रही है, ठीक है, कौन सी प्रेस, ऑफसेट प्रेस, जहां पर एक ही बार में, ठीक है, अप टू 6 कलर्स की हमको प्रिंटिंग देखने को मिल रही है। From the turn of the 20th century, electrically operated presses accelerated printing operations. हम यहाँ पर क्या देखने को मिल रही है 20th सेंचुरी से हमको इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रेसेस देखने को मिल। अब देखो कि जैसे जैसे कहां पर हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स हुआ करते थे, उसके बाद वुड ब्लॉक प्रिंटिंग आई, फिर मशीन की प्रिंटिंग आई, देन हम देख रहे हैं कि अब सिलिंड्रिकल प्रेसेस हैं, ऑफसेट प्रेसेस हैं, अब इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड प्रेसेस हैं, तो कैसे कैसे जो है वो इनोवेशंस जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। A series of other developments followed. Methods of feeding paper improved, क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, ठीक है, ऑटोमेटिक पेपर रील्स बन रही है, फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल हो रहा है, कलर्स वगैरह हो रहे हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको नई नई टेक्नोलॉजीज देखने को मिल रही हैं। द एक्युमुलेशन ऑफ सेवरल इंडिविजुअल mechanical improvement transform the appearance of printed text. Then printers and publishers continuously develop new strategies to sell their product. अब जो मेन काम है कि प्रिंटर जो है, जो पब्लिशर्स हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है कि वो ऐसा कौन सा कंटेंट लाए, उसमें क्या मेंशन करें, क्या नया करें कि लोगों तक जो है उनकी पहुंच ज्यादा से ज्यादा हो पाए। 19th century periodicals serialized important novels which gave birth to a particular way of writing novels. In the 1920s की बात करो इंग्लैंड में, तो पॉपुलर वर्क्स वर सोल्ड इन चीप सीरीज, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, शीलिंग सीरीज। एक हमने चीप बुक्स देखी हैं, चैप बुक्स देखा फॉर अ पेनी, यहाँ पर हम देख रहे हैं इंग्लैंड में कौन सी बुक्स, शीलिंग सीरीज, जो कि बहुत ही चीप सीरीज हुआ करती थी। द डस्ट कवर और द बुक जैकेट इज ऑल्सो 20th century innovation. With the onset of ग्रेट डिप्रेशन कब हमको देखने को मिला, 1930s में, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, चाहे हम नेशनलिज्म इंडिया की बात करें, चाहे हम राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की बात करें, यहाँ पर हमने ग्रेट डिप्रेशन के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है। देन publisher feared a decline in book purchases to sustain buying they brought our cheap paper book edition, ठीक है, कि अब जो कुछ भी हो रहा है कि पब्लिशर को भी डर लग रहा है ना कहीं जो बुक खरीदना लोगों का कम ना हो जाए, तो इसके लिए उन्होंने क्या कर रखा है, चीप जो है, सस्ते सस्ते जो है बुक्स का फॉर्मेशन, बुक्स का प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। हमने अभी बाहर की बात की, हमने चाइना की बात कर ली, हमने जापान की बात कर ली, हमने यूरोप की बात कर ली, देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंडिया। अब इंडिया पर कैसा इम्पैक्ट रहा है, क्लियर। Let us see what printing began in India and how ideas and information are written before the age of print. हमको पता है कि इंडिया में जो मनुस्क्रिप्ट्स वगैरह लिखी जाती थी पाम लीव्स पर लिखते थे, ठीक है, और बहुत ज्यादा वो फ्रेजाइल होती थी, उनको जो है होल्ड करना बहुत ही मुश्किल होता था। एंड इंडिया हैज अ वेरी रिच एंड ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट, जैसा मैंने बताया, ठीक है, चाहे हम संस्कृत की बात करें, अरबिक की बात करें, पर्शियन की बात करें, हर तरीके में, हर लैंग्वेज में आपको जो है वो हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट देखने को मिलती है। Manuscripts are copied on palm leaves, जैसा मैंने बताया आपको, on an handmade paper. Pages were sometimes beautifully illustrated. They would be either pressed between wood covers or sewn together to ensure preservation. हमने देखा है कि जो पहले की जो बुक्स वगैरह थी उनको स्टिच किया जाता था, ठीक है, उनको सिला जाता था एक साथ रखने के लिए। And manuscripts continue to be produced till well after the introduction of print. डाउन टू द लेट 19th सेंचुरी, और इंडिया में हमको देखने को मिल रहा है कि लेट 19th सेंचुरी तक भी जब प्रिंट का तो इंट्रोडक्शन हो चुका था, बट इसके बावजूद भी हमको मैन्युस्क्रिप्ट्स का प्रोडक्शन देखने को मिला है। मैन्युस्क्रिप्ट्स हाउएवर वेरी हाईली एक्सपेंसिव एंड फ्रेजाइल, जैसा मैंने आपको पहले बताया, दे हैड टू बी हैंडल्ड केयरफुली, उनको होल्ड करना, उनको हैंडल करना बहुत ही मुश्किल भरा काम होता था। एंड दे कुड नॉट बी रीड इजिली, और बहुत ही आसानी से इनको पढ़ा भी नहीं जा सकता, बिकॉज दे वर सो फ्रेजाइल टू होल्ड, ठीक है, बहुत ही फ्रेजाइल थे, जिनको होल्ड करना भी बहुत मुश्किल था, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, आगे क्या है नेक्स्ट।
दैट स्क्रिप्ट्स वर रिटन इन डिफरेंट स्टाइल, ठीक है, अलग अलग स्टाइल में उसको लिखी गई, अलग अलग लैंग्वेजेस में उसको लिखा गया. सो मैन्युस्क्रिप्ट्स वर नॉट वाइडली यूज्ड इन एवरीडे लाइफ. तो सीधी सी बात है कि अगर इतना फ्रेजाइल होगा तो हम रोजमर्रा के दौरान तो उसको नहीं पढ़ सकते, रोज तो उसको हम नहीं यूज कर सकते. Even though pre-colonial Bengal had developed an extensive network of village primary schools, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो pre-colonial Bengal था, मतलब कोलोनिज्म के पहले का जो बंगाल था, यहाँ पर भी हमको प्राइमरी स्कूल्स का नेटवर्क अच्छा खासा देखने को मिला है. एंड स्टूडेंट्स वेरी ऑफन डिड नॉट रीड टेक्स्ट, ठीक है, दे ओनली लर्न टू राइट. वो सिर्फ लिखना सीखते थे. उस वक्त क्या था कि बच्चे जो क्या करते थे, सिर्फ लिखना सीखते थे, पढ़ना नहीं, क्योंकि इन सारे टेक्स्ट को जो है होल्ड कर पाना ही बहुत मुश्किल होता था, रोज उसको पढ़ा ही नहीं जा सकता था. तो टीचर क्या होते थे, वो उसको डिक्टेट करते थे, ठीक है, उनको जो कुछ भी याद होता था. फॉर एग्जाम्पल हम बात करें जैसे कि गुरुकुल वगैरह की बात करें, तो वहां पर जो गुरु होते हैं वो क्या करते हैं, उनके माइंड में जो भी सारी होता है, जो उनके माइंड में सारी थ्योरीज थीसिस वगैरह जो कुछ भी होता है, तो वो ओरली बताते हैं ना बच्चों को. बच्चे सिर्फ लिखने की कोशिश करते हैं. क्लियर. तो वही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो टीचर्स होते थे वो उसको डिक्टेट करते थे. क्लियर. फ्रॉम द मेमोरी एंड स्टूडेंट्स रॉट देम डाउन. Many thus become literate without even actually reading any kinds of text. कि बिना कुछ पढ़े भी वहां पे लोग अब लिटरेट हो जाते थे जस्ट बिकॉज कि उनको लिखना आता था. क्लियर. अब प्रिंट इंडिया में कैसे आया? Then the printing press first came to Goa with Portuguese missionaries. हमको पता है कि जो सबसे पहले ट्रेड के लिए आए थे वो कौन आए थे, वो पोर्तुगीज आए थे, ठीक है. तो उन्हीं के साथ हमको देखने को मिला जो पोर्तुगीज मिशनरीज थे, तो उन्होंने ये प्रिंटिंग प्रेस का आइडिया वो लेकर आए, इस टेक्नोलॉजी को वो लेकर आए इन मिड 16th सेंचुरी. जेस्यूट प्रीस्ट, ठीक है, लर्न कोंकणी एंड प्रिंटेड सेवरल टेक्स्ट. तो जो जेस्यूट प्रीस्ट थे, जो पोर्तुगीज मिशनरी थे, उन्होंने कोंकणी लैंग्वेज सीखी जस्ट बिकॉज वो गोवा में आए थे, तो कोंकणी लैंग्वेज उन्होंने सीखी और बहुत सारे ट्रैक्ट्स को उन्होंने प्रिंट भी किया. बाय 1674, हम यहाँ बात कर रहे हैं 1674 की, अबाउट 50 बुक्स हैड बीन प्रिंटेड इन द कोंकणी एंड इन कन्नड़ लैंग्वेज, ठीक है, कि 50 बुक के आसपास जो है 1674 में कोंकणी लैंग्वेज में और कन्नड़ लैंग्वेज में हमको बुक्स देखने को मिलेंगे. किसने किया है? जेस्यूट प्रीस्ट ने. कैथोलिक प्रीस्ट प्रिंटेड इन फर्स्ट तमिल बुक्स इन 1579 एट कोचीन. अब ये सारे पॉइंट्स, ये आपको फैक्ट याद रखने हैं बच्चों कि कैथोलिक जो प्रीस्ट थे उन्होंने प्रिंट किया पहला जो तमिल बुक है 1579 में, कहां पर? कोचीन में. क्लियर. एंड 1713 में पहली मलयालम बुक को प्रिंट किया गया उन्हीं के द्वारा. और 1710 में डच प्रोटेस्टेंट मिशनरीज हैड प्रिंटेड 32 तमिल टेक्स्ट, मेनी ऑफ देम ट्रांसलेशंस ऑफ ओल्डर वर्क. ये जो पैराग्राफ है पूरा आपका फैक्ट बेसिस पर है, इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा और आपको आंसर में मेंशन करना पड़ेगा. द इंग्लिश लैंग्वेज प्रेस डिड नॉट ग्रो इन इंडिया, ठीक है, जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रेस, देखो इंडिया में तो इसका ग्रोथ नहीं हुआ है. क्लियर. टिल क्वाइट लेट इवन द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिगन टू इंपोर्ट प्रेसेस फ्रॉम द लेट 17th सेंचुरी. यहाँ पर हमको देखने को मिला जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने फ्रॉम द लेट 17th सेंचुरी से जो है इन प्रेसेस को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया गया था. 1780s, ठीक है, 1780s की हम बात कर रहे हैं. दैट जेम्स अगस्टस हिगी बिगन टू एडिट द बंगाल गजेट, अ वीकली मैगजीन दैट डिस्क्राइब इटसेल्फ एज अ कमर्शियल पेपर ओपन टू ऑल, ठीक है. जो बंगाल गजेट था, ठीक है, बंगाल गजेट को इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको एडिट करना शुरू किया. एंड 1780 में जेम्स अगस्टस हिकी ने बंगाल गजेट को इन्होंने एडिट करना शुरू किया, जो अपने आप में जो डिस्क्राइब की हुई थी क्या है, एक कमर्शियल पेपर ओपन, ठीक है, टू ऑल बट इन्फ्लुएंस बाय नन, ठीक है. उसका एक टैगलाइन ही था कि कमर्शियल पेपर है ऐसा जो कि सबके लिए ओपन है बट इन्फ्लुएंस सिर्फ किसी से भी नहीं है, ठीक है, सबके लिए ओपन है बट इन्फ्लुएंस किसी से भी नहीं है, ये उसकी टैगलाइन थी. एंड सो इट वाज प्राइवेट इंग्लिश एंटरप्राइज proud of its for independence from colonial influence that began English printing in India. हिकी पब्लिश्ड अ लॉट ऑफ एडवर्टीजमेंट, ठीक है, इनका आपको नाम याद रखना है, जेम्स अगस्टस हिकी. इन्होंने बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स को भी पब्लिश किया, इंक्लूडिंग दोज दैट रिलेटेड टू द इंपोर्ट एंड सेल ऑफ स्लेव्स. यहाँ तक कि जो भी जो इंपोर्ट वगैरह होते थे स्लेव्स के, ठीक है, जो स्लेव्स एक जगह दूसरी जगह ले जाते थे, उनको जो बेचा जाता था, उसके बारे में भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है. बट ही ऑल्सो पब्लिश अ लॉट ऑफ गॉसिप, ठीक है, जो बहुत सारी गॉसिप होती थी कंपनीज के सीनियर ऑफिशियल्स के बारे में इन इंडिया में, उसके बारे में भी उन्होंने पब्लिश किया है.
एंड enraged by this, और इसी वजह से गुस्सा होकर, इसी की वजह से उनमें जब गुस्सा आया किसको, गवर्नर जनरल वारेन हास्टिंग को, तो उन्होंने हिकी को पर्सिक्यूट कर दिया, क्योंकि इन जो कंपनी के सीनियर ऑफिसर्स थे उनके बारे में भाई कुछ भी इंडिया में क्रिटिसिज्म वगैरह हो रहा है, क्या गॉसिप चल रही है, वो सब कुछ तो ये प्रिंट कर रहे थे। तो ये चीजें जो है वारेन हास्टिंग को अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने इसको क्या कर दिया, पर्सिक्यूट कर दिया। एंड इनकरेज द पब्लिकेशन ऑफ ऑफिशियली सैंक्शन न्यूज़पेपर, और तब वहां से इन्होंने क्या शुरुआत की कि जो कुछ भी पब्लिश होगा वो ऑफिशियली सैंक्शन होना चाहिए, ठीक है, कुछ भी कोई भी जो है पब्लिश नहीं कर सकता, इसको ऑफिशियली सैंक्शन होने की जरूरत है, ठीक है। एंड दैट कुड काउंटर द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन दैट डैमेज द इमेज ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट, तो कुछ भी ऐसा पब्लिश नहीं होगा जो कॉलोनियल गवर्नमेंट की इमेज को खराब कर रहा हो, ठीक है। And by the close of 18th century, a number of newspapers and journals appeared in print. There were Indians too who began to publish Indian newspaper. The first to appear was the weekly Bengal Gazette. यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है बंगाल गजेट, किसने शुरू किया, गंगाधर भट्टाचार्य, who was close to राम मोहन राय, ठीक है, यहाँ पे आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिलीजियस रिफॉर्म ऑन पब्लिक डिबेट्स, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है बच्चों, बट क्या कर सकते हैं, इसीलिए इसको वन शॉट में ही खत्म करना था, तो जस्ट बिकॉज यहाँ पर हम इसकी शुरुआत कर ही देते हैं। रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट की हम बात करते हैं। From the early 19th century, as you know, there were intense debate around religious issue. अब जैसे हमने देखा था कि यूरोप में भी काफी ज्यादा रिलीजियस बेसिस पर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, वही चीजें हमको अब इंडिया में भी देखने को मिलेंगी कि डिफरेंट ग्रुप्स कन्फ्रंटेड द चेंजेस हैपनिंग विद इन द कॉलोनियल सोसाइटी इन डिफरेंट वेज, कि कुछ भी चीजें, अगर कोई भी चेंज हो रहा है तो अलग अलग सेक्शन उसको अलग अलग नजरिए से देखता है, क्लियर। सम क्रिटिसाइज, कुछ क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है, कुछ जो है उसको वेलकम करते हैं। These debates were carried out in public and in print. तो जो कुछ भी डिबेट हो रही है आइडियाज के बीच में, उसको चाहे पब्लिकली बात करें या प्रिंट में बात करें, उसको लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। एंड प्रिंटेड ट्रैक्ट्स एंड न्यूज़पेपर्स नॉट ओनली स्प्रेड द न्यू आइडियाज बट दे शेप द नेचर ऑफ डिबेट, ठीक है। इस चीजों के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि कुछ भी अगर हमको आइडियाज मिल रहे हैं, आइडियाज डेवलप हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है लोगों को इससे अवेयरनेस मिल रही है, ठीक है, लोगों का जो ओपिनियन है उसको शेप किया जा रहा है। A wider public could now participate in this public discussion and impress their views. New ideas emerge through these clashes of opinions, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दिस वाज अ टाइम ऑफ इंटेंस कंट्रोवर्सीज। यहाँ पर क्या देखने को मिल रही है हमको, इंटेंस कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है। अब जो इंटेंस जो कंट्रोवर्सी है किसके बीच है, जो कि सोशल और रिलीजियस रिफॉर्मर्स हैं एंड द हिंदू ऑर्थोडॉक्सी है, ठीक है, मतलब जो हिंदू के जो कट्टरवादी जो विचार हैं वहां पर जो उन लोगों वो सेक्शन जो इसको फॉलो करता है, और दूसरा जो रिफॉर्मेशन चाहता है, जो रिफॉर्म चाहता है, तो इनके बीच हमको आइडियाज का कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, क्लियर। चाहे हम विडो इमोलेशन की बात करें, मोनोथिज्म की बात करें, मतलब एक ही जो है पूजा करना एंड एक ही जो है गॉड को मानना, दैट इज द मोनोथिज्म। ब्राह्मणिकल प्रीस्टहुड की हम बात करें, आइडोलिटी की बात करें, ये जो सारे टॉपिक्स हैं, तो इस पर काफी ज्यादा जो है वो आइडियाज का क्लैश देखने को मिल रहा है। इन बंगाल एज अ डिबेट डेवलप्ड, tracts and the newspaper proliferated, circulating a variety of arguments to reach a wider audience. The ideas was printed in everyday spoken language of ordinary people, ठीक है, तो इन्हीं जो ordinary language है, इन्हीं के जरिए जो है wider audience तक अपनी बातों को पहुंचाया जा रहा है। और यहाँ पर हमको देखने को मिलता है राम मोहन रॉय, एंड ही पब्लिश्ड द संवाद कॉमेडी, ठीक है, इनको आपको याद रखना है कि संवाद कॉमेडी वाज पब्लिश्ड बाय राम मोहन रॉय फ्रॉम 1821, ठीक है, एंड द हिंदू ऑर्थोडॉक्सी कमीशन द समाचार चंद्रिका, ठीक है, टू अपोज हिज ओपिनियन। तो राम मोहन रॉय कौन है, ये रिफॉर्म लाना चाहते हैं, तो इन्होंने क्या किया, संवाद कॉमेडी की शुरुआत की, एंड इसके अपोजिशन में जो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी थी उन्होंने क्या शुरुआत की, समाचार चंद्रिका की। तो इन्हीं दोनों न्यूज़पेपर्स के बीच में हमको क्लैशेस देखने को मिलते हैं। एंड फ्रॉम 1822 दो पर्शियन न्यूज़पेपर्स भी देखने को मिल रहे हैं, एक कौन से हैं, जामे जहांनामा, ठीक है, और शमसुल अकबर, ठीक है, ये सारे नाम आपको याद रखने हैं बच्चों, काफी फैक्ट वाइज है बट याद तो रखना ही पड़ेगा। एंड इन द सेम ईयर अ गुजराती न्यूज़पेपर द बॉम्बे समाचार मेड इट्स अपीयरेंस। तो ये सारे न्यूज़पेपर्स के आपको नाम जो है वो याद रखने हैं, क्लियर। In North India, the ulemas were deeply anxious about the collapse of Muslim dynasties. अब क्या है, नॉर्थ इंडिया में हमको मुस्लिम उलेमास का डर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी जो है जो मुस्लिम डायनेस्टीज का अंत तो हो चुका था, ठीक है, तो अब उनको भी डर लग रहा था इसके बारे में। फियर दैट कॉलोनियल रूलर वुड एनकरेज कन्वर्जन
चेंज द मुस्लिम पर्सनल लॉज। उनको ये डर लग रहा था कि जो कॉलोनियल जो रूलर्स हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, वो क्या करेंगे, वो कन्वर्जन्स करा देंगे, जो भी मुस्लिम पर्सनल लॉज है उनको वो चेंज करा देंगे। इस चीज का उनको डर लग रहा था। टू काउंटर दिस दे यूज चीप लिथोग्राफी प्रेसेस। तो इसके काउंटर करने के लिए उन्होंने क्या किया, चीप लिथोग्राफी प्रेसेस को स्टैब्लिश किया, जो कि पर्सियन और उर्दू ट्रांसलेशन थी ऑफ होली स्क्रिप्चर्स। ठीक है, कि उनके जो भी होली स्क्रिप्चर्स थे, ठीक है, जो भी बुक्स वगैरह थी, उसको पर्सियन और उर्दू ट्रांसलेशन उसका कराया गया, उसको बहुत चीपली जो है लोगों तक पहुंचाया गया, एंड प्रिंटेड रिलीजियस न्यूज़पेपर्स एंड ट्रैक्ट्स। द देवबंद सेमिनरी, ठीक है, नाम याद रखिएगा। द देवबंद सेमिनरी फाउंडेड इन 1867 पब्लिश thousands upon thousands of fatwas telling Muslim readers how to conduct themselves in their everyday lives। तो जब मुस्लिम उलमाओं को इतना ज्यादा डर लग रहा था कि कहीं जो उनका कल्चर है वो इस रेवोल्यूशन के जो डोमिनेशन में कहीं दब ना जाए, ठीक है, ये इस चीज का उनको डर लग रहा था। तो इसके लिए क्या किया, देवबंद सेमिनरी को फाउंड किया गया, उसको स्टैब्लिश किया गया 1867 में, जहां से जो है बहुत हजारों की तादाद में जो है फतवास को जारी किया जाता था। फतवा क्या होता है, एक फरमान एक टाइप का, कि यहाँ पर बताना कि लोग जो है वो किस तरीके से उनको रहना चाहिए, उनके जो है एवरीडे लाइफ पे क्या उनके कंडक्ट होने चाहिए, इसको बताते हुए बहुत सारे जो है फतवास को जारी किया जा रहा था। And all through the 19th century, a number of Muslim sects and seminaries appeared, each with a different interpretation of faith, each keen on enlarging its following and countering the influence of its opponents, and Urdu print helped them to conduct these battles public। तो इस पर क्या हुआ कि यहाँ पर हमको उसी सेक्शन में, हम मुस्लिम कम्युनिटी की यहाँ पे बात कर रहे हो, और उसी सेक्शन में हमको अलग अलग जो है आइडियाज के लोग जो है, आइडियाज के सेक्शन हमको देखने को मिल रहे हैं कि हर कोई अपना अलग से इंटरप्रिटेशन बता रहा है कि इस बात का इस मतलब से जो है ये बात जो है उस बुक में लिखी गई है, उस पर्टिकुलर होली स्क्रिप्चर में अगर ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो उसका इंटरप्रिटेशन जो है वो अलग अलग लोग जो है वो अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। तो एक ही कम्युनिटी के बीच में भी हमको जो है वो आइडियाज का, वो इंटरप्रिटेशन का हमको क्लैशेस देखने को मिल रहा है। जब यहाँ पर हम हिंदूज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी क्या हुआ कि प्रिंट encourage the reading of religious texts especially in the vernacular language। the first printed edition, ठीक है, किसका, the first printed edition हम यहाँ पे देखते हैं किसका है, द रामचरितमानस। ठीक है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पहला प्रिंटेड एडिशन है रामचरितमानस का, तुलसीदास जी द्वारा जो लिखी गई है, 16th century टेक्स्ट केम आउट फ्रॉम कलकत्ता इन 1810। ये आपको याद रखना है कि रामचरितमानस, ठीक है, इसको कब जो है इसको प्रिंट किया गया पहली बार, कलकत्ता में 1810 में। बाय द मिड 19th century चीप लिथोग्राफीज एडिशन फ्लडेड नॉर्थ इंडियन मार्केट। सेम वही चीज है। फ्रॉम द 1880s द नवल किशोर प्रेस, नाम आपको देखिए याद रखना। ये जो प्रिंट कल्चर आपका जो चैप्टर है इसमें बहुत सारे आपको फैक्ट्स देखने को मिलेंगे कि कब कौन से एरिया में कौन सी प्रेस एस्टैब्लिश की गई, कौन सी पहली बुक पहले पब्लिश की गई, क्या प्रिंट हुआ, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा विद डेट्स। क्लियर। तो नवल किशोर प्रेस जो है वो लखनऊ में इसको एस्टैब्लिश किया गया, एंड श्री वेंकटेश्वर प्रेस जो है वो बॉम्बे में एस्टैब्लिश किया गया, एंड इट पब्लिश न्यूमरस रिलीजियस टेक्स्ट। क्लियर। इन दिस प्रिंटेड एंड पोर्टेबल फॉर्म दिस कुड बी रीड इजिली, ठीक है, बहुत ही इजिली जो है इसको रीड किया जा सकता था, दैट वाज कि वो प्रिंटेड फॉर्म में थी। क्लियर। दे कुड आल्सो बी रेड आउट टू लार्ज ग्रुप ऑफ इलिटरेट मेन एंड वुमेन, कि उसको जो है सुनाकर उन तक उस बात को पहुंचाया जा सकता था। Religious texts therefore reach a very wide circle of people, encouraging discussions, debates and controversies within and among different religions। की जाहिर सी बात है कि प्रिंट हो रही है, हम वही बात करें जैसा हमने यूरोप में भी देखा था, सेम वही चीज हमको इंडिया में भी देखने को मिल रही है कि आइडियाज जब डेवलप होंगे, आइडियाज का जब क्लैशेस होगा, तो जाहिर सी बात है कि लोगों में भी कहीं ना कहीं हमको डिफरेंट वेरिएशंस देखने को मिलेंगे, लोगों में हमको डिबेट्स देखने को मिलेगा, कंट्रोवर्सीज क्रिएट होती दिखेंगी, तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिलेंगी। क्लियर। देन print did not only stimulate the publication of conflicting opinions among communities and it also connected communities and people in different parts of India। तो हमने जो भी बात की कि भले इसकी वजह से क्लैशेस तो क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, आइडियाज की वजह से भी जो है कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहे हैं, बट सिर्फ ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं क्या कर रही है, बल्कि लोगों को जोड़ भी तो रही है। कहीं ना कहीं जो सेम थॉट प्रोसेस के जो लोग हैं उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन भी तो हो रहा है, दैट फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। एंड न्यूज़पेपर्स कन्वेड न्यूज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो न्यूज स्प्रेड हो रही है। क्लियर, कि एक जगह से दूसरी जगह हमको न्यूज स्प्रेड होते भी तो दिख रही है जस्ट बिकॉज ऑफ प्रिंट कल्चर। देन नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन। ठीक है, अब हमको पब्लिकेशन के नए नए फॉर्म्स भी देखने को मिलेंगे। Printing created an appetite from new kinds of writing. As more and more people could now read, they wanted to see their own lives, experience, emotions, and relationships reflected in what they read.
द नॉवेल अ लिटरेरी फॉर्म which are developed in Europe ideally centered to this need। अब क्या है कि जब लोगों ने पढ़ना शुरू किया तो कहीं ना कहीं लोगों में ये डिमांड आई, उनके मन में ये आया कि वो जो पढ़ना चाहते हैं वही चीजें उनको मिले, उनकी लाइफ से रिलेटेड चीजें मिले, उनको जो एक्सपीरियंस उनको उस चीज का हो, जो इमोशंस वगैरह हैं, जो रिलेशनशिप वगैरह, तो वो जैसा चाहते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उससे वो कनेक्ट कर पा रहे हैं थ्रू रीडिंग। क्लियर? इट सून acquired distinctively Indian forms and style। For readers, it opened up new worlds of experience। अब जो पढ़ रहा है कहीं ना कहीं उसको नई नई चीजें मिल रही हैं पढ़ने को, नई नए जो कॉन्सेप्ट से वो उसका अटैचमेंट हो रहा है, उसका एसोसिएशन हो रहा है, तो उसको एक नया एक्सपीरियंस मिल रहा है, ठीक है। इट गेव अ वाइड सेंस ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। क्लियर? नेक्स्ट, अदर न्यू लिटरेरी फॉर्म्स ऑल्सो इंटर द वर्ड ऑफ रीडिंग, ठीक है, अलग अलग फॉर्म्स भी हमको देखने को मिलेंगे। अभी हमने देखा कि जो नॉवेल्स वगैरह की शुरुआत हुई है, अब उसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो लिरिक्स हो गया, शॉर्ट स्टोरीज हैं, एसेज हैं, ठीक है, किस पर, सोशल और पॉलिटिकल मैटर्स पर, वो भी हमको जो है पब्लिश फॉर्म में देखने को मिल रहे हैं। एंड दे रीइंफोर्स द न्यू एम्फेसिस ऑन ह्यूमन लाइव्स एंड इंटीमेट फीलिंग्स अबाउट द पॉलिटिकल सोशल रूल्स दैट शेप्स थिंग्स। नेक्स्ट, बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बच्चों बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। आई होप आप लोग बोर बिल्कुल भी नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर हिस्ट्री का रहता है, बट जब मैं बोल रही हूँ तो ये आपका काम है कि आपको सुनना चाहिए। क्लियर? अ न्यू विजुअल कल्चर वाज टेकिंग शेप विद द सेटिंग अप ऑफ एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्रिंटिंग प्रेसेस। हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे जो है प्रिंटिंग प्रेस जो है वो बढ़ती जा रही हैं, देन विजुअल इमेजेस कुड बी इजीली रिप्रोड्यूस्ड इन मल्टीपल कॉपीज। कि हम जब इमेजेस की भी बात करें, अभी तक हम सिर्फ देख रहे हैं कि जो कंटेंट हमको मिल रहा है, बट इमेजेस भी हमको मिल रही है, मल्टीपल कॉपीज में मिल रही है एक बार में। एंड पेंटर्स, ऐसे पेंटर्स का नाम आपको याद रखना, राजा रवि वर्मा। क्लियर? क्या नाम है? राजा रवि वर्मा। एंड ही प्रोड्यूस्ड इमेज फॉर मास सर्कुलेशन। पुअर वुड engravers who made wood blocks set up shop near the later presses and were employed by प्रिंट शॉप्स, ठीक है, जो वुड इनग्रेवर्स थे, ठीक है, जो वुड होता है ना कि जो अल्फाबेट्स वगैरह उसको इनग्रेव किया जाए, वुड, जैसे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग में हमने देखा है, तो वो उन लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉयड जो है वो किया जाता था, ठीक है, प्रिंट शॉप्स में। and cheap prints and calendars easily available in the bazaar। जैसे हमको पता, हमने यूरोप में भी देखा, वही चीज हमको इंडिया में भी देखने को मिल रही है, but could be bought even by the poor to decorate the walls of their homes or places of work। कि जो पुअर से पुअर भी पीपल है, वो इतना जो है फ्लडिंग है मार्केट में, इतना जो मटेरियल की, प्रिंटिंग मटेरियल की, कि जो पुअर से पुअर पीपल भी है वो उसको अफोर्ड कर पा रहा है और अपने घर को सजा पा रहा है, ठीक है, ऐसा उसमें बोला गया। एंड दिस प्रिंट बिगेन शेपिंग पॉपुलर आइडियाज about modernity, tradition, religion, politics and society, culture, region, rationality, science, आर्ट की बात करें, लॉजिक की बात करें, हर एक मैटर पे हमको यहाँ पर कंटेंट देखने को मिल रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रिंट कल्चर। बाय द 1870s, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं अब 1870s की, दैट इज द कैरिकेचर्स एंड कार्टून्स वर बीइंग पब्लिश्ड, ठीक है, कार्टून्स वगैरह बन रहे हैं, किस पर, यहाँ पे देखने को मिला जनरल और न्यूज़पेपर में, किसी को क्रिटिसाइज करते हुए, किसी को अप्रीहेंस करते हुए, ठीक है, एंड कमेंटिंग ऑन सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज, जो भी इश्यूज हैं, चाहे हम पॉलिटिकल इश्यूज की बात करें या सोशल इश्यूज की बात करें, तो वहां पर उस पर कमेंट करते हुए, उसको क्रिटिसाइज करते हुए, कहीं कहीं पर जो है उसको अप्रीहेंशन करते हुए, जो हमको कैरिकेचर्स और कार्टून्स भी देखने को मिल रहा है। Some caricatures ridiculed the educated Indians' fascination with Western taste and clothes, while others expressed the fear of social change। कुछ कुछ हमको जो है कैरिकेचर्स देखे, कुछ कुछ मतलब हमको, हम देखते होंगे कि न्यूज़पेपर में जो कार्टून्स वगैरह बनाए जाते हैं, हम अभी भी देख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, कभी कभी उनके लिए बनाया जाता है, उनको क्रिटिसाइज करते हुए या उनका ऐसा मजा लेते हुए कुछ ऐसे जो है कैरिकेचर्स बनाए जाते हैं। तो वही चीज बताई जा रही है कि यहाँ पर जो इंडियन एजुकेटेड जो लोग थे, तो वो कैसे, उनका वेस्टर्न टेस्ट कैसे उनका बढ़ रहा है, कैसे वो मॉडर्नाइज हो रहे हैं, तो इस पर भी कैरिकेचर्स बने हुए दिखते हैं। और कि जो चेंज आ रहा है, लोग उसको कैसे एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, क्या डर उनको लग रहा है, इस चीज को भी डिनोट करते हुए कैरिकेचर्स को बनाया जा रहा था। देवर इंपीरियल कैरिकेचर्स लैम्पूनिंग नेशनलिस्ट एज वेल एज नेशनलिस्ट कार्टून क्रिटिसाइजिंग इंपीरियल रूल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वुमेन एंड प्रिंट की, ठीक है, हम कौन सा टॉपिक पर पहुंच गए हैं, वुमेन एंड प्रिंट की, ज्यादा नहीं बचा है, तो बिल्कुल भी बोर होने की जरूरत नहीं है, बढ़िया से चैप्टर है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, आज के टाइम से पुराने टाइम को रिलेट करिए, सोचिए, पढ़िए अच्छे से और समझिए कि क्या लिखा हुआ है, देन आपको ये भी इंटरेस्टिंग लगेगा, बोरिंग बिल्कुल भी नहीं लगेगा।
इसीलिए मैं आपको स्टोरीज वाइज सुना रही हूँ, एक टॉपिक की स्टोरी बता रही हूँ, ताकि इसको जस्ट आप मूवी की तरह देखो, मूवी की तरह समझो, क्योंकि हिस्ट्री ऐसे ही समझ में आएगी। क्लियर? तो और कुछ नहीं रहता है हिस्ट्री में, पास्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो जस्ट कि हमको मूवी की तरह इसको समझना है। जब हम बात कर रहे हैं बच्चों वुमेन और प्रिंट की, then lives and feelings of women begin to be written in particularly vivid and intense way. Women's reading therefore increase enormously in middle class home. Middle class home में हमको देखने को मिल रहा है कि वुमेन्स क्या मतलब पढ़ रही हैं, उनमें एक ऐसा जो रीडिंग कल्चर कैसे डेवलप हो रहा है। लिबरल हस्बैंड्स एंड फादर्स बीइंग एजुकेटेड देयर वुमेन फोक एट होम। ये जो लिबरल हस्बैंड है, जो कौन है, जो आजाद ख्यालों वाले जो हस्बैंड्स हैं, जो फादर्स हैं, वो अपनी वाइफ को, वो अपने जो है डॉटर्स को वो पढ़ा रहे हैं घर पे, एंड सेंड देम टू स्कूल, उसको स्कूल में भेज रहे हैं, और जो बुक्स वगैरह हैं वो उनको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इससे लोग जो वुमेन्स हैं उनमें भी हमको रीडिंग कल्चर जो है वो सेटअप होता हुआ दिख रहा है। मेनी जर्नल्स बिगिन कैरिंग राइटिंग्स बाय वुमेन। ठीक है, बहुत सी जर्नल्स में हमको वुमेन्स की राइटिंग भी देखने को मिलती है, उनके वर्ड्स भी देखने को मिल रहे हैं, और इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि क्यों वुमेन को एजुकेटेड होना चाहिए। क्लियर? एंड दे आल्सो कैरिंग अ सिलेबस एंड अटैच सुटेबल रीडिंग्स मैटर व्हिच कुड बी यूज्ड फॉर होम बेस्ड स्कूलिंग। बट नॉट ऑल फैमिलीज वर लिबरल। अब हमको पता है कि भले ही कुछ लोग चलो लिबरल हैं, कुछ लोगों ने वुमेन्स को पढ़ाना शुरू कर दिया, बट हर कोई तो लिबरल नहीं था। ठीक है, कंजर्वेटिव्स भी लोग थे। ठीक है, जो कंजर्वेटिव हिंदू बिलीव्ड दैट लिटरेट गर्ल वुड बी विडोड एंड मुस्लिम feared that the educated woman would be corrupt by reading। अब यहाँ पर देखो, जो कंजर्वेटिव्स लोग थे, जो इस चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे, वो क्या सोच रहे थे, अगर हम हिंदूज की बात करें, जो कंजर्वेटिव हिंदूज थे, जो ऑर्थोडॉक्स हिंदूज थे, वो क्या बोल रहे थे कि जो लिटरेट गर्ल्स हैं, मतलब अगर कोई लड़की अगर पढ़ लिख लेगी तो वो देन शी वुड बी विडोड। ठीक है, वो विडो हो जाएगी, ऐसा उनका मानना था, ऐसा उनका कस्टम था। और जो मुस्लिम थे, जो कंजर्वेटिव मुस्लिम थे, उनको ये डर था कि अगर कोई जो वुमेन है, जो कोई लड़की अगर वो पढ़ लिख लेगी तो वो करप्ट हो जाएगी बाय रीडिंग। तो ऐसी थॉट प्रोसेसेस थी जो कंजर्वेटिव क्लासेस थी उनकी। Clear? Sometimes rebel women defied such provision. ठीक है, we know that story of a girl in a conservative Muslim family of North India who secretly learned to read and write in Urdu। यहाँ पर हमको एक स्टोरी भी देखने को मिलती है जो कि किसकी है, एक लड़की की स्टोरी है जो कि कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती है। ठीक है, जिसने सीक्रेटली जो है पढ़ना भी सीखा, लिखना भी सीखा उर्दू में। ठीक है, एंड हर फैमिली वांटेड her to read only the Arabic Quran which she did not understand। उसकी फैमिली क्या चाहती थी, उसकी फैमिली तो कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली थी, तो वो लोग क्या चाहते थे कि वो सिर्फ अरबिक कुरान पढ़े, जो जबकि उस लड़की को वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था। दैट्स व्हाई उन्होंने उर्दू जो है पढ़ना और सीखना जो है सीक्रेटली शुरू किया। क्लियर? सो शी इंसिस्टेड ऑन द लर्निंग टू रीड अ लैंग्वेज दैट वाज हर ओन। इन ईस्ट बंगाल इन द अर्ली 19th century, राशुंदरी देवी, ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है, क्या नाम है इनका, राशुंदरी देवी। ठीक है, अ यंग मैरिड गर्ल, ठीक है, एक यंग मैरिड गर्ल इन अ वेरी ऑर्थोडॉक्स हाउसहोल्ड। ठीक है, किसकी, हाँ, जो कि बहुत कट्टरवादी जो घर वगैरह होते हैं, जो लोग वगैरह, उनकी फैमिली से बिलोंग करती थी। एंड शी लर्न टू रीड इन द सेक्रेसी ऑफ हर किचन। तो उन्होंने अपने किचन से अपनी पढ़ाई करना शुरू किया, मतलब एक सीक्रेट तरीके से अपने किचन से जो है उन्होंने पढ़ाई करना शुरू किया। और उसके बाद उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, अमर जीवन। ठीक है, क्या लिखी, अमर जीवन। क्लियर? and which was published in 1876। It was the first full length autobiography published in the Bengali language। ये पहली फुल लेंथ में लिखी हुई ऑटोबायोग्राफी थी जो कि बंगाली लैंग्वेज में लिखी गई थी। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है। तो अब इन स्टोरीज से आप काफी ज्यादा इंस्पायर हो सकते हो, इन्फ्लुएंस हो सकते हो, ये देख सकते हो कि भले ही कस्टम्स या ट्रेडिशंस या नॉर्म्स हमारे खिलाफ क्यों ना हो, बट अगर हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, दैट मीन्स कि हमको उस पर आगे बढ़ते रहना है। Then, since social reforms and novels had already created a great interest in women's lives and emotions, there was also an interest in what women would have to say about their own lives. From 1860s, a few Bengali women, नाम आप इनका याद रखिएगा, that is the कैलाश भाषनी देवी, पहले हमने देखा था राशुंदरी देवी। Clear? She wrote books हाईलाइटिंग द एक्सपीरियंस ऑफ वुमेन। तो वुमेन क्या क्या एक्सपीरियंस कर रही हैं उसको हाईलाइट करते हुए भी उन्होंने बुक्स लिखी हैं। उसमें लिखा हुआ दैट हाउ वुमेन वर इम्प्रिजन्ड इन होम, कि अपने ही घरों में कैसे वो कैद में हैं वुमेन्स, उस कंडीशन पर उन्होंने लिखा हुआ है जिनको कि इग्नोरेंस में रखा जाता है। ठीक है, फोर्स्ड टू डू हार्ड डोमेस्टिक लेबर एंड ट्रीटेड अनजस्टली बाय द वेरी पीपल दे सर्व्ड। ठीक है,
इन द 1880s में इन प्रेजेंट डे महाराष्ट्र एक ताराबाई शिंदे एंड पंडिता रामाबाई, पंडिता रामाबाई नाम आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, शी रॉट विथ पैशनेट एंगर अबाउट द मिजरेबल लाइव्स ऑफ अपर कास्ट हिंदू वुमेन, कि जो अपर कास्ट हिंदू वुमेन थी, हमको पता है कि कंजर्वेटिव फैमिली हुआ करते थे, ऑर्थोडॉक्स वाली फैमिली हुआ करती थी, ठीक है। तो वहां पर वुमेन्स की कैसे मिजरेबल लाइफ थी, कैसे इल ट्रीटमेंट होता था उनका, तो उस पर उन्होंने लिखा हुआ है। क्लियर? A woman in a Tamil novel expressed what reading meant to women who was so greatly confined by social regulation, ठीक है। तो एक यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है कि तमिल एक नॉवेल है, उसमें एक वुमेन के बारे में बताया गया है कि उसमें क्या लिखा हुआ है कि रीडिंग जो है वो उसमें वुमेन का मतलब क्या है, कि अगर वो पढ़ लिख रही हैं, ठीक है, तो एक्चुअली में वुमेन के लिए पढ़ाई का क्या मतलब है, रीडिंग के लिए क्या मतलब है, ऐसी वुमेन जो कि सोशल रेगुलेशंस में बंधी हुई हैं, ठीक है। फॉर वेरियस रीजन माई वर्ड इज स्मॉल, तो वो क्या लिखती हैं कि बहुत सारे रीजन्स की वजह से, मतलब जो हमारे आसपास इतने रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं उसकी वजह से जो हमारी दुनिया है वो बहुत छोटी सी है। मोर देन हाफ माई लाइफ हैप्पीनेस हैज कम फ्रॉम बुक्स, बट मेरी जो लाइफ की जो आधे से ज्यादा जो खुशियां हैं वो इन्हीं बुक्स की वजह से आई हैं। तो ऐसा स्टेटमेंट अगर किसी पर्टिकुलर वुमेन ने लिखा हुआ, दैट मीन्स कि उस वक्त उनकी लाइफ कितनी ज्यादा मिजरेबल रही होगी। तो ये सारी चीजें जो है वुमेन्स ने खुद ही अपने साथ जो उनका जीवन जो जैसा रहा है, तो उस पर उन्होंने खुद उसको हाईलाइट किया है, उन्होंने उसको एम्फसाइज किया है, उसको लिखा है उन्होंने। While Urdu, Tamil, Bengali and Marathi print culture had developed early, Hindi printing began seriously on from 1870s. कि चाहे हम बंगाली बात करें, मराठी बात करें, उर्दू हो गया, तमिल हो गया, ये सारे जो प्रिंटिंग कल्चर हैं ये हमको पहले से देखने को मिले हैं, बट जो हिंदी प्रिंटिंग हुई, जो हिंदी लैंग्वेज में प्रिंटिंग देखने को मिल रही है, ये 1870s के ऑनवर्ड्स में ही हमको देखने को मिली है। क्लियर? नेक्स्ट Next, the early 20th century journals written for and sometimes edited by women, तो लिखा तो जा रहा है वुमेन्स को, जा रहा है उसको एडिट भी किया जा रहा है जैसे हमने देखा है, और बहुत ही ज्यादा ये पॉपुलराइज भी हुआ है। दे डिस्कस इश्यूज, अब इश्यूज कैसे कैसे देखो इन बुक्स में, उस नॉवेल्स में डिस्कस किए जा रहे हैं कि वुमेन की एजुकेशन के बारे में, विडोहुड के बारे में, विडो रिमैरिज के बारे में, नेशनल मूवमेंट के बारे में, ये सारे टॉपिक्स का यहाँ पे यूज किया जा रहा है। And some of them offered household and fashion inspiration to women and brought entertainment through short stories and serialized novels. तो ये सारे जो टॉपिक्स वगैरह हमको देखने को मिले हैं। Next we are going to talk about पंजाब। पंजाब में क्या हो रहा है? A similar folk literature was widely printed from the early 20th century. किसने लिखा हुआ है? राम चड्ढा, ठीक है। राम चड्ढा पब्लिश द फास्ट सेलिंग, अब वो क्या है? स्त्री धर्म विचार, इसको आपको याद रखना है कि स्त्री धर्म विचार इसको पब्लिश किया गया है। किसके लिए? टू टीच वुमेन, की वुमेन्स को सिखाया जाए कि कैसे उन्हें ओबीडिएंट वाइफ बनना है। तो ऐसे टॉपिक पर भी लिखा गया है और उसका नाम है स्त्री धर्म विचार। तो अब आप ये सोचिए कि एज अ मेन, तो वो ऐसे वो वुमेन को बता रहे हैं कि कैसे उन्हें ओबीडिएंट वाइफ बनना है। क्लियर? द खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी पब्लिश चीप बुकलेट्स विद अ सिमिलर मैसेज। जो खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी है वो इस मैसेज को बहुत ही चीपली लोगों तक पहुंचा रही है कि लोग सीखें कि कैसे एक अच्छी वुमेन की क्वालिटीज कैसे हो सकती है। आप सोच लिए कि वुमेन को कैसे ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक बताई जा रही है कि वो एक गुड वुमेन कैसी होती है, अ गुड वाइफ कैसी होती है। तो इस पर भी बुक्स लिखी जा रही हैं, ऐसे आइडियाज को लोग पॉपुलराइज कर रहे हैं। बंगाल की जब हम बात करते हैं, इंटायर एरिया इन सेंट्रल कलकत्ता द बाटला, ठीक है, वहां की हम बात कर रहे हैं, डिवोटेड द प्रिंटिंग ऑफ पॉपुलर बुक्स। Here you could buy cheap edition of religious tracts and scriptures as well as the literature that was considered obscene and scandalous. Clear? By the late 19th century, a lot of these books were being profusely illustrated with the wood cuts and colored lithographs. जैसे मैंने बताया आपको कि wood cut जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी चल रही थी, एंड पेडलर्स जो है वो इन बुक्स को ले जाते थे, घरों तक पहुंचाते थे और वुमेन्स जो है इसको पढ़ती थी। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रिंट एंड द पुअर पीपल। हमने हर सेक्शन की बात कर ली, अब हम बात करने वाले हैं कि जो पुअर पीपल्स थे, जो ऑर्डिनरी पीपल्स थे, उन पर क्या असर पड़ा। जो बहुत ही चीप स्मॉल बुक्स थी वो तो उनको अवेलेबल हो जा रही थी। क्लियर? बात करना है यहाँ पर मद्रास टाउन की, एंड सोल्ड एट क्रॉस रोड्स अलाउंग पुअर पीपल ट्रैवलिंग टू मार्केट टू बाय देम। क्लियर? पब्लिक लाइब्रेरीज भी सेटअप की जा रही थी बाय द अर्ली 20th सेंचुरी, और इसको बहुत ज्यादा एक्सपैंड भी किया जा रहा था ताकि हर एक पर्सन को बुक्स की अवेलेबिलिटी
हो सके। These libraries were located mostly in cities and towns and at times in prosperous villages. यहाँ पर हम लाइब्रेरीज देख रहे हैं कि मोस्टली जो है सिटीज और टाउन्स में देखने को मिल रही हैं, और जहां पर विलेजेस जो है वो प्रॉस्परस हैं तो वहां पर भी देखने को मिल रही हैं। For which local patron setting up library as a way of acquiring prestige. From the late 19th century, issues of caste discrimination. अब caste discrimination का issue हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पुअर पीपल्स की। तो जब हम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं तो इसके बारे में भी काफी ज्यादा जो है लिखा जाने लगा था। ठीक है, चाहे हम बात करें ज्योतिबा फूले, इनका नाम आपने सुना होगा कि ज्योतिबा फूले, इन्होंने काफी ज्यादा जो वर्क किया, काफी कंट्रीब्यूशन इनका रहा है। ठीक है, एंड she was a Maratha pioneer in the low caste Protestant movement and she wrote about the injustice of the caste system. गुलामगिरी में इन्होंने लिखा हुआ है against the caste system. Clear? In the 20th century, B.R. Ambedkar, इन्होंने भी लिखा हुआ है, and E.V. रामास्वामी नायकर, इनका भी काफी ज्यादा contribution रहा है in the upliftment of the poor peoples. ठीक है, and better known as पेरियार, इनको पेरियार के नाम से जाना जाता है, आपको पता ही होगा। Next, he wrote powerfully on caste and their writings were read by people over India. Local protest movements and sects also created a lot of popular journals and tracts. Same वही चीजें कि एक पर्टिकुलर टॉपिक पर हर तरीके की जो न्यूज़पेपर से लेकर, जर्नल से लेकर, मैगजीन से लेकर जो है वो लोगों को एक्सेस कराया जा रहा है। वर्कर्स इन फैक्ट्रीज वर टू ओवरवर्क्ड एंड लैक्ड द एजुकेशन। हमको पता है कि जो वर्कर्स हैं फैक्ट्रीज में, तो वो क्या कर रहे हैं कि अब उनको तो काम ही करना पड़ रहा है, तो उनकी वजह से उनकी एजुकेशन इतनी नहीं हो पा रही है। बट काशी बाबा, ठीक है, काशी बाबा कौन है? ठीक है, ये एक कानपुर मिल वर्कर, ठीक है, कानपुर मिल वर्कर हैं, कानपुर में की मिल फैक्ट्री में ये काम करते थे। इन्होंने क्या लिखा है? छोटे और बड़े का सवाल। ठीक है, ये इनका वर्क है, छोटे और बड़े का सवाल। ठीक है, 1938, ठीक है, 1938 में इनका ये लिखा हुआ वर्क है, जिस पर इन्होंने कास्ट और क्लास एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बताया है। ठीक है, अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम इन्होंने लिखा हुआ है। द पोएम्स ऑफ अनदर कानपुर मिल वर्कर, एक और कानपुर मिल वर्कर है जिनकी पोएम्स भी हमको देखने को मिलती है, जिनका नाम है सुदर्शन चागर। ठीक है, बिटवीन 1935 टू 1955 वर ब्रॉट टुगेदर एंड पब्लिश्ड इन अ कलेक्शन कॉल्ड दिस इज द सच्ची कविताएं। ठीक है, सच्ची कविताएं जो है वो सुदर्शन चागर का लिखा हुआ है। By the 1930s, Bangalore cotton mill workers set up libraries to educate themselves, following the example of Bombay workers. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो बैंगलोर कॉटन मिल वर्कर्स हैं, उन्होंने खुद के लिए जो है लाइब्रेरीज को सेटअप किया ताकि वो खुद को एजुकेट कर सकें। एंड दीज वर स्पॉन्सर्ड बाय सोशल रिफॉर्मर्स। ठीक है, जो सोशल रिफॉर्मर्स थे वो उसको स्पॉन्सर कर रहे थे। अब हम अपने लास्ट टॉपिक पर आ चुके हैं, लास्ट टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज द प्रिंट कल्चर एंड द सेंसरशिप। ठीक है, प्रिंट कल्चर तो था ही, उसके बाद सेंसरशिप कैसे वहां पे एस्टैब्लिश की गई उसके बारे में। Before 1798, the colonial state under the East India Company were not too concerned with censorship. ठीक है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले तो इतना ज्यादा कोई कंसर्न नहीं हुआ कि सेंसरशिप वगैरह वैसे कुछ भी लगाया जा सकता है या नहीं। That strangely itself measures to control printed matter were directed against Englishmen in India who were critical of company misrule and hated the actions of particular company officials. यहाँ पर क्या हुआ कि जब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बारे में लिखा जाने लगा कि वो क्या काम कर रहे हैं, जो इंग्लिश अथॉरिटी है उसको क्रिटिसाइज किया जाने लगा, देन द कंपनी वाज वरीड। अब कंपनी को लगा कि ये जो क्रिटिसिज्म है, ठीक है, और जो भी क्रिटिक्स हैं उनके इंग्लैंड में, तो इन पर क्या हो रहा है कि इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो ट्रेड मोनोपोली है उनकी वो अफेक्ट हो सकती है। तो अब डर लगा ब्रिटिशर्स को। तो बाय द 1820s कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर क्या हुआ कि जो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने रेगुलेशंस को पुट अप कर दिया टू कंट्रोल प्रेस फ्रीडम, और कंपनी बिगन इनकरेजिंग पब्लिकेशन ऑफ न्यूज़पेपर दैट वुड सेलिब्रेट ब्रिटिश रूल। तो जो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट थी उसने क्या किया, उसने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए कि कुछ भी कोई भी पब्लिश नहीं कर सकता है। अब जो कंपनी ने क्या शुरू किया, उन्होंने अपना ही न्यूज़पेपर जो है पब्लिश करना शुरू कर दिया जो कंपनी के अच्छे कामों के बारे में बताता था। In 1835, it faced with urgent petition by editors of English and vernacular newspapers. Governor General Bentinck agreed to revise press law. अब क्या हुआ कि जब हर कोई अपनी मर्जी से जो है अपने आइडियाज को पब्लिश नहीं कर पा रहा था, तो यहाँ पर हुआ कि जो एडिटर्स थे, चाहे हम इंग्लिश की बात करें या वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स की बात करें, उन्होंने पिटीशन डालना शुरू किया। ठीक है, उन्होंने पिटीशन डालना शुरू किया कि उनको जो है ये मौका दिया जाए कि वो अपनी चीजें वो पब्लिश कर सके। तो वहां पर गवर्नर जनरल जो बेंटिक थे तब वो एग्री होते हैं इस प्रेस लॉ को रिवाइज करने के लिए। देन थॉमस मैकाले, ठीक है, थॉमस मैकाले कौन है? अ लिबरल
colonial official formulated new laws that restored the earlier freedom. इन्होंने क्या किया कि जो कुछ भी फ्रीडम्स वगैरह ले ली गई थी, प्रेस फ्रीडम को जो हटा दिया गया था बाय द कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने इसको फिर से रिस्टोर कराया। क्लियर? तो जो सेंसरशिप लगा दी गई थी उसको दोबारा से रिस्टोर किया गया। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857, अब 1857 के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जो रिवॉल्ट हुआ था 1857 का, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो उसके बाद क्या हुआ, द एटीट्यूड ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस चेंज्ड। अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा चेंज हुआ, उनका जो माइंडसेट है लोगों का वो चेंज होता है, और जो ब्रिटिशर्स होते हैं उनका भी नजरिया चेंज हो जाता है, एंड इट इनरेज्ड, ठीक है। अब इसकी वजह से उनको गुस्सा आता है, दैट इनरेज्ड इंग्लिशमैन डिमांडेड अ क्लैंप डाउन ऑन द नेटिव प्रेस। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो इस नेटिव प्रेसेस को बंद करने की सोच लेते हैं। एट वर्नाकुलर न्यूज़पेपर बिकम असर्टिवली नेशनलिस्ट, क्योंकि जो न्यूज़पेपर्स वगैरह थे वो तो सीधी तौर पे जो है कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ थे, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को वो प्रोवोक कर रहे थे, उनको वो बढ़ावा दे रहे थे, तो इसकी वजह से जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उनको तो दिक्कत हो रही थी। तो 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पास किया गया। ये आपको याद रखना है कि 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पास किया गया, ठीक है, और इट वाज मॉडल्ड ऑन द आयरिश प्रेस लॉ। यहाँ पर कौन से प्रोविजन दिए गए, विद एक्सटेंसिव राइट टू सेंसर रिपोर्ट्स, की गवर्नमेंट को ये ताकत दी गई कि जो कुछ भी पब्लिश किया जाएगा, जो भी रिपोर्ट्स पब्लिश की जाएगी उस पर सेंसरशिप लगा दी गई है, ठीक है, उसको जो है सेंसर किया जाएगा, उसको गवर्नमेंट को पास करना पड़ेगा तभी वो जाकर पब्लिश होगा, ठीक है। फ्रॉम नाउ ऑन द गवर्नमेंट केप्ट रेगुलर ट्रैक ऑन द वर्नाकुलर न्यूज़पेपर। तो इसकी वजह से, इस लॉ की वजह से अब जो है जो गवर्नमेंट है वो सुपरवाइज कर रही थी वर्नाकुलर न्यूज़पेपर को कि वो क्या पब्लिश कर रहे हैं, किसके खिलाफ पब्लिश कर रहे हैं। क्लियर? व्हेन अ रिपोर्ट वाज जज ऑन सेडिशन द न्यूज़पेपर वाज वार्न्ड। अगर कोई वैसी रिपोर्ट उनको देखने को मिलती है जो गवर्नमेंट के खिलाफ हो तो उस न्यूज़पेपर को वार्न किया जाता है, और अगर उस वार्निंग को भी इग्नोर कर दिया गया तो उस न्यूज़पेपर को, उस प्रेस को सीज कर दिया जाता था। क्लियर? तो ऐसी सेंसरशिप जो है वो लगाई गई थी। डिस्पाइट रेप्रेसिव मेजर द नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर गिवन नंबर इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो इतने ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाने के बावजूद भी जो इन न्यूज़पेपर जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को प्रोवोक कर रहे थे उनका जो है प्रचार प्रसार बढ़ता ही गया, एंड रिपोर्टेड द कॉलोनियल मिसरूल एंड एनकरेज नेशनल एक्टिविटीज। जो मैंने बताया आपको, it attempt through total nationalist criticism provoked militant protest. This in turn led to a renewed cycle of persecution and protest. When Punjab revolutionaries were deported in 1907, तो 1907 में जब पंजाब revolutionaries को डिपोर्ट कर दिया गया, then बाल गंगाधर तिलक, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत ही ग्रेट सिंपथी से उन्होंने केसरी में इसके बारे में लिखा, और इसी की वजह से उनको जेल जाना पड़ा था 1908 में, कि वो जो है वो प्रोटेस्ट को प्रोवोक कर रहे हैं, ऐसा उन पर चार्ज लगाया गया और उनको 1908 में उनको इम्प्रिजन कर दिया गया। ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर है, आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ये जो क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं इसको आपको सॉल्व करना है। हाँ, जानती हूँ थोड़ा सा हिस्ट्री के चैप्टर्स थोड़ा बहुत बोरिंग हो जाते हैं, बट आप इसको फास्ट स्पीड में सुनिए, सिर्फ स्टोरी की तरह सुनिए, एक एक उसको देखिए मत, केवल आप कान में लगा के उसको ब्लूटूथ से सुनिए। आपको जो मूवी की तरह, एक स्टोरी की तरह आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो क्लियरली समझ में आ जाएगा। और अगर आपको कोई सी भी क्वेरी हो तो जस्ट ड्रॉप इट इनटू द कमेंट बॉक्स। देन थैंक यू सो मच।